हर एक छोटी चीज़ के लिए हम एआई से करवा ले, एक लेटर लिखने से लेके कुछ सोचना भी है। इनफैक्ट गाने तक लोग आजकल एआई से लिखवा रहे हैं। हम तो अपने सोचने की कैपेसिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हमें सब नंबर्स याद रहते थे। अब मोबाइल आ गया है तो हम सीधा उसमें सर्च करते हैं और फ़ोन मिलाते हैं जी। तो याद करने की ज़रूरत भी कम है, तो नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे बिहेवियर को चेंज करेगी, तो एआई भी हमारे कई बिहेवियर्स को चेंज करेगी। कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब में एक डर है क्योंकि हर किसी फील्ड में हम सुन रहे हैं तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा, तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा। ये ऐसा नहीं है कि एआई से सारे जॉब्स चले जाएंगे, बट जो पुराने जॉब्स है वो चले जाएंगे, नए जॉब्स आएंगे। जो रिपीटेटिव काम हो रहा था और जो बहुत मीडियोकर काम हो रहा था उसको रिप्लेस करेगा। इन्वेस्ट उसी कंपनी में करना चाहिए जिसका मार्केट अभी नहीं आया है पूरा। तो जो आएगा आपको लगता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इन्वेस्टर्स उस तरह से नहीं सोचते हैं, वो भेड़ चाल में चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का गेम शिफ्ट हो गया है। यू कांट गेट न्यू रिजल्ट बाय डूइंग व्हाट यू वर डूइंग यस्टरडे। इफ़ आई हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो मनी राइट नाउ, पर मेरे पास बिजनेस आइडियाज़ है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए मेरे को? एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। वेलकम टू द पॉडकास्ट अभिषेक। थैंक यू। अभिषेक, आप एक बात बताओ मुझे, एआई की वजह से हमें डरना चाहिए या खुश होना चाहिए? तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आप खुश होना चाहिए, वही मैं बताऊंगा आपको। ओके। हम टेक्निकल चीज़ों की बात अगर नहीं भी करें, बट जैसे हम लोग एआई को हर दिन यूज़ कर रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ के लिए हम एआई से करवा ले, एक लेटर लिखने से लेके कुछ सोचना भी है। इनफैक्ट गाने तक लोग आजकल एआई से लिखवा रहे हैं। तो एज ह्यूमन हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम तो अपने सोचने की कैपेसिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो जैसे आप अगर देखेंगे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हमें सब नंबर्स याद रहते थे। अब मोबाइल आ गया है तो हम सीधा उसमें सर्च करते हैं और फ़ोन मिलाते हैं। जी। तो याद रखने की ज़रूरत भी कम हो गई है, और इसलिए आज के दिन में मोबाइल रहने से हम उसी से डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं, तो याद करने की ज़रूरत भी कम है, तो नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे बिहेवियर को चेंज करेगी, तो एआई भी हमारे कई बिहेवियर्स को चेंज करेगी। अब उसके अंदर कौन सा बिहेवियर हमें रखना है, नहीं रखना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम पे डिपेंड करता है, और हम जो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके। तो आज के दिन फॉर एग्जांपल कई कंटेंट राइटर्स हैं जो बहुत बेसिक क्वालिटी के कंटेंट लिखते थे, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। कई हैं जो बहुत थॉटफुल और एक अलग स्टाइल से लिखते हैं जिसको पढ़ने में लोगों को मज़ा आता है, तो वो आज भी रहेंगे। सो पॉइंट ये है कि एआई जो है, अगर जो रिपीटेटिव काम हो रहा था और जो बहुत मीडियोकर काम हो रहा था उसको रिप्लेस करेगा। ओके। और एआई की कई चीज़ें जो एआई नहीं कर सकता है, जो कि आज के दिन में एआई के पास वो लेवल में इमोशन नहीं है, एआई में एम्पैथी नहीं है। जो दिखती भी है उसके कम्युनिकेशन में एम्पैथी, वो बहुत आर्टिफिशियल है। सो और उसको कॉन्टेक्स्ट की समझ लिमिटेड होती है, किस सिनेरियो में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सिनेरियो हम ही दे रहे हैं उसको। जी। तो हमें जो सिनेरियो समझ में आ रहा है अपने चारों तरफ, जो कॉन्टेक्स्ट, जो पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको जितना फीड करेंगे वो उतना ही आंसर दे सकता है। हम जितने डिफरेंशिएटेड और वास्ट कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को समझते हैं, उन सबको समराइज करके एआई से क्वेश्चन पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो हम नहीं करते हैं और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो चीज़ सेंस कर रहे हैं उस सबको वर्ड्स में ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है। जी। तो उस लेवल पे हमारी कई डिसीजंस जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिसीजंस होते हैं, वो आज भी ह्यूमन बींग्स बेटर लेंगे, और आने वाले समय में भी काफ़ी दिनों तक ह्यूमन बींग्स बेटर लेंगे। और जैसे जैसे एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, हमें ये देखना है कि वो क्या चीज़ अच्छा नहीं करता और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल जब आया हमारे पास में, हमने ये देखा कि भाई हम क्या ऐसा चीज़ है जो मोबाइल अच्छा नहीं कर सकता वो हम करते हैं। तो आज भी आप देखिए, हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं, जी। बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, ये मोबाइल नहीं कर सकता है। आज भी फेस टू फेस मीटिंग क्यों ज़रूरी है? जूम आया, सब कुछ आया, बट आज भी लोग फेस टू फेस करते हैं, राइट? तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जैसे आज हम सॉफ्टवेयर बिजनेस में हैं, हमें क्लाइंट से बहुत ट्रांजैक्शनल कोई डिस्कशन करना है, एक प्रोजेक्ट का अपडेट देना है, हम वीडियो कॉल में कर लेते हैं। जी। बट अगर हमको उस क्लाइंट के साथ समझना है कि उसके बिजनेस में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, वो आज भी फेस टू फेस ही करना पड़ता है, बिकॉज तभी वो खुलता है, तभी वो कंफर्टेबल होता है।
और तभी हम उसके लिए सोल्यूशन सोच पाते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हैं जी। तो आपको समझना पड़ेगा आप क्या काम करना चाह रहे हैं और वो काम में कौन सा पोर्शन एआई कर सकता है, कौन सा हम कर सकते हैं। जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब में एक डर है क्योंकि हर किसी फील्ड में हम सुन रहे हैं तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा, तुम्हारा जॉब तो एआई खा लेगा। तो आर देयर सम फील्ड जो आपको लगता है हाँ ये तो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, तो तुम अभी हो तो अभी समझ जाओ, इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, इसकी जगह तुम ये कर लो, ये रिप्लेसेबल नहीं है? तो जो भी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिटी देना चाहूँगा कि 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं थोड़े फ्रेमवर्क्स आपको बताता हूँ। तो एक है इन्फॉर्मेशन। ओके। सो इन्फॉर्मेशन का जो आर्बिट्राज था वो बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका है। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज में क्या होता था कि आज शहर में आदमी को एक भाव पता है कोई सामान का, गांव में एक भाव है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस है। गांव वाले आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, शहर वाले आदमी को इन्फॉर्मेशन है, तो कई लोग इस आर्बिट्राज में पैसे कमा सकते थे। हाँ। उसके बाद आया नॉलेज आर्बिट्राज। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज तो फुलफिल हो गया, टेलीफोन लाइन्स आ गई, टीवी आ गया, जो भी इन्फॉर्मेशन शहर में है वही गांव में संग संग है, सेम हो गए। हाँ। फिर आया नॉलेज आर्बिट्राज कि हम क्या सीख सकते हैं, हमारे पास क्या हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। उसका आया, जिसके पास नॉलेज है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पीछे रह रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब नॉलेज आर्बिट्राज जो है इंटरनेट से चला गया, इंटरनेट पे सारी नॉलेज अवेलेबल थी। हाँ। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप जो सीखना चाहें इंटरनेट से आप सीख सकते हैं। तो नॉलेज आर्बिट्राज भी धीरे धीरे कम होने लगा, अभी भी है थोड़ा बहुत बट काफ़ी कम हो गया है। अब थर्ड आ रहा है हमारा सोचने का आर्बिट्राज, थिंकिंग आर्बिट्राज। तो थिंकिंग आर्बिट्राज के अंदर में अब एआई आ रहा है। आप में सोचने की काबिलियत है या आप में नहीं है, तो जिसकी सोचने की काबिलियत भी कम है उसको भी एआई सपोर्ट कर देगा। ठीक है जी। अब आएगा, इसके बाद आ रहा है जो मेरे को समझ में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्बिट्राज। उसके बाद आएगा इमोशनल क्वेश्चन का आर्बिट्राज। तो आपको उस चीज में अपने आप को डिफरेंशिएट करना है जो चीज अब लोगों को डिफरेंशिएट करती है। तो आपको अपना डिफरेंशिएशन तो हमेशा ही बनाना पड़ेगा अगर आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान मेरे उस काम के लिए मुझे कुछ पैसे दे, राइट। यानी मैंने किसी को कोई फायदा दिया, तो अगर आपको फायदा देना है, फायदा क्रिएट करना है, तो आपको नॉन कमोडिटाइज्ड एरियाज में काम करना पड़ेगा और वो जगह पे अपना आर्बिट्राज क्रिएट करना पड़ेगा। आर्बिट्राज का मतलब हो गया कि डिफरेंस, जहां पर आप एक्सेल कर सकते हैं और वैल्यू दे सकते हैं लोगों को। तो डेफिनेटली आज के दिन में आउटकम हैज बिकम द आर्बिट्राज, क्योंकि काम करना, एग्जीक्यूशन विल ऑल्सो गो टू एजेंटिक एआई। इवेंचुअली जैसे जैसे एआई एडवांस्ड होगा, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने का काम भी ऑटोमेशन से हो जाएगा जी। मगर ऑटोमेशन से आउटकम नहीं निकलेगा। आउटकम आज आपको सोचना है कि क्या ऑटोमेट करना है, ये आपको सोचना है। किसी एग्जाम्पल के साथ ये समझा सकते हो आप? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कंपनी है जिसको सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, और सबसे पहले तो उसे एक ज़माने में पता ही नहीं था कहाँ क्या भाव है, तो उसे ये नहीं पता था कहाँ बेच के मुझे फ़ायदा है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आने में ही कई दिन लग जाते थे। टेक्नोलॉजी आई, फिर आया गेम नॉलेज का जी। किसी ने एक तरीके से अपनी सेल बढ़ाई, मुझे पता ही नहीं हो किस तरीके से उसने सेल बढ़ाई। मैं अपनी तरफ से वापस वही कोशिश कर रहा हूँ, वही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी सेल बढ़ा पा रहा हूँ। उसके बाद आया ज़माना जब हम बोल रहे हैं नॉलेज का, नॉलेज पार हो गया, उसके बाद आया हमारा एग्जीक्यूशन का। तो मुझे पता है कैसे बढ़ता है, बट मैं उसको उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा मेरा कॉम्पिटिटर एग्जीक्यूट कर पा रहा है। उसका जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, राइट। तो अब मेरे को एआई वो प्रोसेस भी सिंपली जनरलाइज कर दे रहा है, बट आउटकम निकालना, बिकॉज वो उस प्रोसेस को, एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, 2 प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा है, 3 प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा है, बट किस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करना है ये अभी भी शायद, और हर आदमी के पास अब डिफरेंशिएटेड अप्रोच होगा। तो वो जो डिफरेंशिएटेड अप्रोच को लाना और उससे आउटकम तक पहुंचाना, ये अब आर्बिट्राज है। यहाँ पे अब डिफरेंस आएगा। तो कौन सोच सकता है कि इस आउटकम के लिए क्या इनपुट देना है, राइट। तो इनपुट देने से लेकर आउटकम लाने तक का काम शायद ऑटोमेट हो जाएगा, बट क्या इनपुट देना है, यानी आज के जमाने में आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इनपुट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटपुट, बिकॉज इनपुट एंड द प्रोसेस विल डिटरमाइन द आउटपुट। सो व्हाट शुड बी द इनपुट, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ideas that people need to have today.
सिंप्लीफाइड तरीके से बोले तो हमने एआई को पूछा 5 मुझे ऑप्शंस दो जो मुझे बिजनेस करने हैं, तो उसने 5 बता दिया। अब मैं इसको पूछ कैसे रही हूँ, मैं अपने सारे डिटेल्स दे रही हूँ कि नहीं हो रही, मेरे सिनेरियो क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, मेरा बजट कितना है, जितना डिटेल में देंगे वो हमें वैसे 5 ऑप्शंस देंगे। अब उस 5 में से कौन सा चूज करना है वो हम लोग एआई पे नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम यही अब बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसको हमारी सारी सिनेरियो नहीं पता और ना उसको हम सब बता सकते हैं। तो जैसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट सही से सीखना होगा। हाँ जी। तो देयर इज अ स्कोप इन दैट। ह्यूज स्कोप है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि एआई से सारे जॉब्स चले जाएंगे, बट जो पुराने जॉब्स है वो चले जाएंगे। जिन जॉब्स की बात हम सुनते आए हैं वो जॉब्स चले जाएंगे, नए जॉब्स आएंगे। तो जैसे पहले समझ लीजिए, अगेन मैं इस एरिया में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आज समझ लीजिए कि एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। अब वो एक्सरे रिपोर्ट पहले लोग देखते थे, अब वो शायद एक्सरे रिपोर्ट देखने का जॉब शायद चला जाए, बट उससे इंपॉर्टेंट भी कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ। कि उस एआई को हम कैसे ट्रेन करें उस एक्सरे रिपोर्ट को देखने के लिए, और हम उसमें और कैसे डेप्थ में जा सकते जो चेंज हम लाएं। दूसरा है वो एक्सरे रिपोर्ट दिख तो गई, उसे हम सामने वाले को कैसे समझाएं ताकि उसको समझ में आए कि इस एक्सरे में क्या है और हमको उसके लिए अब क्या करना चाहिए। राइट। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द solution and its applicability to your situation, ताकि आप आउटकम निकाल सके। एआई आपको आउटकम की गारंटी नहीं देगा। जैसे आप एआई को बोल दो कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एआई आपको 10 करोड़ रुपए लाके आपके बैंक में नहीं देगा। तो आउटकम है 10 करोड़ रुपए कमाने, बट उस आउटकम के कई छोटे छोटे भागों को वो आपके लिए ऑटोमेट कर देगा, बट उनको कैसे जोड़ना है, उसमें क्या इनपुट डालना है, उस भागों में से किस भाग को हटाना है, किसको लगाना है, क्या प्रोसेस चेंज करना है, ये आपको एआई नहीं देगा। तो इंग्रेडिएंट सारा दे दिया, पकाना तो आपको ही पड़ेगा। आपको ही होगा, और अभी काफी सालों तक आपको ही पकाना होगा। ओके। आपको क्या लगता है कि कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा एआई का फ्यूचर में? नहीं, देखिए इम्पैक्ट तो सभी इंडस्ट्री के अंदर रहेगा। नॉलेज इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज नॉलेज इंडस्ट्री में सब कुछ डिजिटाइज्ड है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, और वो सारे इम्पैक्ट शुरू में नेगेटिव होंगे फॉर द सर्विस प्रोवाइडर और द एग्जिस्टिंग कंपनीज, क्योंकि वो पुराने ज़माने के सिस्टम से चल रहे हैं। और जो नई कंपनी आएंगी उसमें उनको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस इज ए लाइबिलिटी इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज आप जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, आप उस पुराने तरीके को नहीं छोड़ेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। और पुराने तरीके की लोगों को आदत पड़ जाती है, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो लाइबिलिटी है आज के दिन, वो जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो काम करता है कई जगह पर, वो आज के दिन एआई और डेटा कर देता है। बिल्कुल। अगर इंडिया एआई में सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको क्या चीज़ पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है? ग्रास रूट स्किल्स पे पहले ध्यान दे, रिसर्च पे ध्यान दे, या पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? क्या चीज़ पे ध्यान देना होगा? अगर आप कंट्री लेवल पे पूछेंगे तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर जाते हैं तो हम कैसे लोगों को एक प्योर जॉब माइंडसेट, अभी भी लोगों के माइंड में जो माइंडसेट सेट किया हुआ है, वो जो हमारी ब्रिटिश एजुकेशन प्रोसेस है उससे सेट किया हुआ है कि आप आओ, आपको हम वो सिखाते हैं जिससे जो मेरे काम में आपकी ज़रूरत है जहाँ पर। तो इट इज़ मोर लाइक क्लरिकल एजुकेशन, और इंजीनियरिंग तक में भी वो क्लरिकल एजुकेशन ही चल रहा है। इसलिए जो भी सक्सेसफुल आप देखोगे ना, वो एडुकेशन के कारण नहीं है, वो एडुकेशन के होने के बावजूद है, क्योंकि उनकी पढ़ाई वही है कि आप मेरे लिए क्लरिकल काम करके मेरा काम आसान कर दो। That was the objective of British for building this education system, and that is still continuing. If you see the education system in other countries, especially those countries who occupied us, their education system is far different from ours today, because they understand कि हमको 4 सब्जेक्ट रटा के एक रिपीटेड प्रोसेस कराकर मुझे अपने लोगों को बर्बाद नहीं करना है। So the whole education process, in my opinion, is to some extent of a slave mentality. आप मेरे लिए काम करो, उसके लिए मुझे आपको जो सिखाना है मैं आपको सिखा देता हूँ। राइट। सो एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटल चेंज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाना, इमोशनल क्वोशंट के अप्रोच लाना, एक ब्रॉडर क्यूरोसिटी क्रिएट करना ताकि लोग सीखना सीख सके। दे शुड लर्न हाउ टू लर्न सो दैट दे कैन अडेप्ट। ये सारी चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है, और ये चीज़ चेंज होगी तब हम एआई रेस में आगे जाएंगे।
जी, दिस इज टोटली मेक सेंस. एंड अभी इंडिविजुअल तरीके से देखें तो आई कैन नॉट चेंज द एजुकेशन सिस्टम इंस्टेंटली. अगर अपना कंट्री करना भी चाहे तो ये टाइम लगेगा चेंज होने में. तो एज अ इंडिविजुअल, लेट मी से एज अ मदर, व्हाट शुड आई डू विथ माई किड्स? एजुकेशन देखो, तो मैं स्कूल सिस्टम तो मैं नहीं चेंज कर सकती, बट मैं तुमको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहती हूँ. जो बहुत बेसिक है, आई थिंक वी कैन टीच देम हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस, मेक देम मोर क्यूरियस. सो क्यूरियोसिटी से क्वेश्चंस आएंगे जी. जब वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर सब अवेलेबल है दुनिया में. आप किस तरह के कॉन्टेक्स्ट को देके क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वहीं से आपकी असली लर्निंग होगी. और लर्निंग ना भी हो तो अगर वो एबिलिटी है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कल आप आउटकम निकाल पाएंगे. तो हाउ टू बी क्यूरियस इज वन. सेकेंड इज हाउ डू यू ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू यू सॉल्व ईच प्रॉब्लम एंड गेट द बिगर प्रॉब्लम सॉल्व्ड. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं बोलूँगा क्यूरियोसिटी, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये आप छोटे छोटे टास्क में दे सकते हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स में यूज करके आप ये क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट. Then why are there no startups like this जो सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करता है? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि होना चाहिए. ऐसे स्टार्टअप्स भी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और बट देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना कि स्टार्टअप्स कई बार वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और वो गलत नहीं है. क्योंकि अगर वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो पैसे नहीं बना सकते. बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसके लिए पैसे नहीं दोगे. तो स्टार्टअप्स अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू चेज वेयर द मनी इज गोइंग. तो आज भी स्टार्टअप्स का फोकस रहता है कि भाई हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा दें, हम उसको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा दें. कौन माथा लगाएगा, माइंडसेट चेंज कराओ, फिर ये कराओ. जब वो माइंडसेट चेंज होगा तो उसके लिए आएंगे स्टार्टअप. जैसे आपको मैं बताऊं, आज ही जो भी बात कर रहे थे हम डॉक्टर साहब से, उसके अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. बोले कि भाई 90% ऑफ हेल्थ इज अबाउट व्हाट यू ईट एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. 10% इज अबाउट मेडिसिन्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर. राइट. कहीं ना कहीं अब ये थ्योरी आ रही है. तो आप देखिए इससे रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीज को हैंडल करने के स्पेशल स्टार्टअप्स आने शुरू हो गए हैं, जो आपको कंसल्ट करते हैं, आपके डाइट पे कंसल्ट करते हैं, आपके ओवरऑल वेल बीइंग पे कंसल्ट करते हैं. तो जो वेल बीइंग वर्ड है, नाउ दिस इज बिकमिंग अ बिग मार्केट इन हेल्थ इंडस्ट्री, जो पहले नहीं था आज से 10 साल पहले भी. तो अब जैसे जैसे वो रियलाइजेशन आ रहा है तो उसके हिसाब के स्टार्टअप सब अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो इस वेव को इनकैश करना है. बिकॉज स्टार्टअप हैज टू मेक कमर्शियल सेंस. राइट. तो इज इट जस्ट इंडिया कि हर कहीं पे ऐसा ही होता है कि स्टार्टअप्स यूजुअली डोंट गेट इंटरेस्टेड इन थिंग्स जो पॉसिबली लोग देख नहीं पा रहे हैं बट आगे जाकर देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. तो जनरली देखिए स्टार्टअप के अंदर तो इन्वेस्ट उसी कंपनी में करना चाहिए जिसका मार्केट अभी नहीं आया है पूरा, जो आएगा आपको लगता है. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इन्वेस्टर्स उस तरह से नहीं सोचते हैं, वो भेड़ चाल में चलते हैं जी. बट जो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो वैसे ही सोचते हैं. जो चीज़ आज नहीं चल रही है वो उसी में पैसे लगाते हैं जिसका मार्केट नहीं आया. तो मेरा खुद का भी ऐसा सोचना है कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली कंपनियां अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, इतनी बड़ी नहीं बनी है कि वो लिस्ट हो जाए, इन्वेस्ट उसी सेक्टर में करना चाहिए. राइट. उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस सेक्टर को लोग सेक्टर के रूप में जानते ही नहीं अभी. तो जैसे मैं भी बहुत गलतियां करता हूं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में, बट मेरे जो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसके अंदर ये अंडरलाइन थीम रही है कि जो चीज़ को लोग आज इग्नोर कर रहे हैं, जिसको आज हम एक इंडस्ट्री मानते ही नहीं है जी, आप उसमें इन्वेस्ट करो. जैसे आज से करीब 15 साल पहले हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो एग्रीटेक में थी. तो 15 साल पहले एग्रीटेक वर्ड ही नहीं था. तो कुछ लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, वो हमारे पास आए, हमने उसमें इन्वेस्ट किया. तो एग्रीटेक अब बहुत कॉमन वर्ड है बाय द वे जी. वैसे ही डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, अब ये सारी चीज़ों के ऊपर में आज से 10-15 साल पहले कोई इन्वेस्ट नहीं करता था. तो अगर आप उसमें उस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज आपको भी फायदा मिलेगा एज ए इन्वेस्टर, और जिन कंपनियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो कंपनियां भी चलेंगी. बट एज ए स्मॉल इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप जो पैसे दे रहे हो, विल इट कीप देम अलाइव
टिल द टाइम कम्स। सो सिर्फ आपके उसमें बिलीव करने से नहीं होता है, आपके बाद जो बड़े मनी बैग्स के साथ जो इन्वेस्टर हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, वीसीज बोलते हैं, उनको भी उसमें बिलीव होना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा लक का फैक्टर हो जाता है कि आज आपको उस सेक्टर में बिलीव आए, उस प्रॉब्लम में, और उसके कुछ दिन के अंदर जब तक इसके पैसे खत्म हो रहे जो आपने इसको दिए हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी उसमें बिलीव आए, और वो साइकिल चलती रहे जब तक कि वो मार्केट ना आ जाए। कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्टर जिसमें आपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और आपको बहुत ज़्यादा होप्स है उससे इन टाइम टू कम? नहीं, मैंने बायोटेक में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। Okay. मुझे लगता है कि वो हार्डकोर रिसर्च से रिलेटेड है और उसमें मेरे को काफ़ी होप है। मैंने कुछ स्पेस टेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, और अभी तक आप देखोगे स्पेस टेक कंपनीज आर नॉट येट लिस्टेड इंडिया में एटलीस्ट। इनफैक्ट यूएस में भी अभी तक स्पेस एक्स लिस्ट नहीं हुई है, और ये मैंने 10 साल पहले किया है, तो आई होप कि इसकी भी रिजल्ट्स आएंगे। श्योर। एआई की वजह से बहुत कुछ ओवर ऑटोमेट हो रहा है। आपको क्या लगता है ये कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे अब ह्यूमन वार्मथ की ज़रूरत है, यहाँ पर ऑटोमेशन नहीं रहना चाहिए? केयर इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ अ केयर, एल्डर केयर, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, कोई भी तरह का जहाँ पे केयर वाला फैक्टर आता है, वहाँ पे आप कितना भी कर लो, आप एआई से एक पॉइंट के बियॉन्ड हम उसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे जी। और कई चीज़ें ऐसी है, मेरे ख्याल से एआई का हाइप बहुत ज़्यादा है। जो मेरा फंडामेंटल सोच ये है कि कोई भी नई चीज़ आने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या उसके आसपास के लिए एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेट है क्या। तो नई चीज़ें आ सकती है, टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम कुछ भी नया इन्वेंट कर सकते हैं, मैं कुछ नया इन्वेंट कर सकता हूँ, बट इज द सोसाइटी एंड पीपल रेडी टू रियली मूव टू दैट? आर द लीगल फ्रेमवर्क रेडी फॉर दैट? तो अगर हम एआई देखें, अभी लीगल फ्रेमवर्क हमारा इसके लिए रेडी नहीं है। अगर आप प्रोसेसिंग पावर जो चाहिए एआई को, वो आज के दिन हमारे पास वो प्रोसेसिंग पावर भी रेडी नहीं है, कंप्यूट पावर जिसको हम बोलते हैं जी। अगर आप देखें कि इसकी एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और मुझे पता हो कि मेरे अगेंस्ट में या मेरे फेवर में कैसे यूज हो रहा है, हाँ। इसके लिए भी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है आज के दिन में जो हर आदमी को पता हो। राइट, जैसे आज के दिन मेडिकल के अंदर में आपको एटलीस्ट गाइडलाइंस है, हाँ। हमें पता है कि इस मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, उसके बावजूद भी वायलेशन होता है, बट हमें पता है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे एआई के ये जो गार्ड रेल्स हैं आज के दिन फंडामेंटली मिसिंग है। तो बहुत एक्साइटिंग है, हमें इसका फायदा समझ में आ रहा है, बट जब तक ये और फंडामेंटल चीजें मिसिंग होगी तब तक ये कोर नहीं बन सकता हमारी लाइफ का। ये आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर आएगा, बड़ा वेव आएगा, फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसा ही होता आया है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, ये आप अगर आप देखो ई कॉमर्स ऐसे ही आया जी, इंटरनेट वो भी ऐसे ही आया। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी ऐसी आती क्योंकि हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं वो लिमिटेड है। ह्यूमन एडॉप्शन एबिलिटी इज लिमिटेड, और जब तक वो मास एडॉप्शन नहीं होता है वो 100% मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता है जी। उसके कुछ कुछ पोर्शंस मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, कुछ कुछ चीजें हमारी आदतों में आ जाएगी, जैसे चैट जीपीटी एक आदत में आ गया। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम अब ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल में उसको असिस्ट कर देगा हमको, हमारे ईमेल को स्ट्रक्चर्ड कर देगा। ये सारी चीजें हमारे रेगुलर हैबिट में कुछ लोगों की आई है बाय द वे। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन देखें तो शायद हमारे 1% पॉपुलेशन इसको अच्छे से यूज करना शुरू की होगी। अगेन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, बट उससे ज्यादा नहीं है। बाकी 99% का क्या। सो अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पे अडॉप्ट होने में उनके हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, और ह्यूमन को भी उसके हिसाब में अडेप्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा अडेप्ट करती है, थोड़ा इंसान अडेप्ट करता है, बट उसमें टाइम लगता है। जनरेशनल इशू, जैसे आप अगर मेरे को बोलो कि आप समझ लिए कि अपनी लाइफ की सारी शॉपिंग आप ऑनलाइन करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ 100% कोई भी सामान आप जाके नहीं खरीदो, मुझे नहीं लगता आप कर सकोगे। उसका प्राइमरी रीजन ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या फिर वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन बॉर्न इन अ एज वेयर दिस फेस टू फेस गोइंग इन अ शॉप और उसको एक्सपीरियंस करना इज एम्बेडेड इन अवर साइकी, सो यू कांट चेंज। Though technology is moving very fast, human beings can't move that fast. सिंपल लैंग्वेज में यही मैं बताना चाहूंगा आपको।
आपसे बातें करके ना ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरा दिए गए हैं एआई को लेके, इसको लेके, बट इस तरह के शिफ्ट्स आते रहते हैं और आगे भी आएंगे टेक्नोलॉजिकली। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, हो सकता है हमारे सोच में, जैसे आपने बहुत सारे बताए कि नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, सो पीपल ऑल्सो चेंज विद दैट। इतना डरने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इतने डरने की कोई भी बात नहीं है। उल्टा एआई के जो टूल्स आएंगे, सिस्टम्स आएंगे, वो हमारी लाइफ को आसानी करेंगे ओवर टाइम। बट हाँ, एडेप्टेबिलिटी चाहिए। जैसे डार्विन ने भी यही बोला था ना, कि सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, जो सबसे ज्यादा अडेप्ट कर सकता है, जो बदल सकता है सिनेरियो के साथ, वो सर्वाइव करेगा। तो हाँ, सर्वाइवल का इशू है उनके लिए है जो अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो बोलते हैं मैं आज जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरे को आज इसमें कंफर्ट है, मैं इसी कंफर्ट में जीऊंगा। जो जितना ज्यादा अडेप्ट करेगा वो एक्चुअली एआई वेव से उतना ज्यादा फायदा ले पाएगा, बिकॉज वो पहले आ जाएगा इसमें। जो पहले आएगा उसके पास एज होगा, जो पहले आएगा वो उल्टा एआई को हार्नेस करके दूसरों पे यूज कर पाएगा। और जो नहीं अडेप्ट कर रहे हैं उनको कम्पीट भी कर सकता है, बीट भी कर सकता है, और वो रीडिफाइन कर सकता है रूल्स कल। तो एडेप्टेबिलिटी इज की हियर। ओके, थोड़ा बिजनेस स्केलिंग इस तरह इस टॉपिक्स पर आते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आप लोग करते हो, तो अभी करेंटली तो इट्स रनिंग एड्स एंड कंटेंट मार्केटिंग है ना, ताना एसईओ। फ्यूचर क्या होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का? ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग इन्वेस्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड हो गई है। तो आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को सही जगह अलाइन करनी चाहिए। बट ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, बिकॉज सबसे पहला बात तो ये है कि ये डिजिटल नेटिव्स के लिए है काम। डिजिटल नेटिव्स आर ऑलरेडी पीपल हु हैव ट्रांसफॉर्म्ड टू सर्टन स्टेज इन द डिजिटल वर्ल्ड ऑलरेडी। तो एआई का सबसे बड़ा डिसरप्शन सबसे पहले डिजिटल वर्ल्ड से शुरू होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम अडेप्टेड हैं। तो वहां पर डिसरप्शन आना सबसे आसान है, और वहां का कंपटीशन भी जो पिक करेगा वो इसमें आगे चला जाएगा। तो एआई हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कई प्रोसेसेस को फुल्ली ऑटोमेट कर सकता है। इनफैक्ट आज के दिन में अगर आप बोलो कि आईटी फील्ड के अंदर में सबसे ज्यादा रिस्क में कौन सी इंडस्ट्री है, तो मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट लिखना, ऑनलाइन रिसर्च करना, कंपटीशन रिसर्च करना, दूसरे लोगों ने क्या लिखा है उसको पढ़कर मेरा कंटेंट या मेरी सोच उससे बेटर मैं कैसे एक्सप्रेस करूं वेबसाइट पे, ये सारी चीज के लिए आज के जो एआई टूल्स हैं, अभी जो पॉपुलर टूल्स हैं, वो उसके लिए ही बनाए गए। तो डिजिटल मार्केटिंग के कई सेगमेंट्स हैं। और अब देखिए, आप गूगल में सर्च वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा जी। जो भी परसेंटेज लोग अब एआई से ज़्यादा एडिक्टेड हो जा रहे हैं, वो अब सर्च करने के लिए गूगल पे नहीं जाते हैं। अब एआई टूल्स जो है ये अपने अंदर में एडवर्टाइजिंग सिस्टम लाएंगे। तो अब डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज का काम हो जाएगा कि कैसे हम चैट जीपीटी या कोपायलट, इसके अंदर में मेरा कंटेंट आए, जब उससे रिलेटेड लोग सर्च करें। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा भी था कि चैट जीपीटी के सर्च में अपने ब्रांड को कैसे दिखाएं। एग्जैक्टली, तो उसमें भी ऑर्गेनिक होगा, उसमें भी पेड होगा। तो कल चैट जीपीटी भी अपना एडवर्टाइजिंग नेटवर्क लॉन्च करेगा जी। तो ये गेम अब शिफ्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग चेंज हो गई है, पूरी डिजिटल मार्केटिंग का गेम शिफ्ट हो गया है। उसके अंदर जो बहुत मंडेन जॉब्स थे, जिसके ऊपर भी लोग पैसे बना लेते थे, वो नहीं बनेंगे। तो उसको आपको अब अपने आप को चेंज करके उस एरिया में लाना पड़ेगा, जो चीजें, जैसे कि मैंने बोला, आउटकम, आपको आउटकम ड्राइव करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, अगर अभी कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है, जो लोग ऑफलाइन स्टोर्स हैं एंड एवरीथिंग, तो अब उनके पास क्या रास्ता बचा? जैसे आपने बोला हर चीज़ के लिए हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं जाने वाले, बट लेट्स से टेक्नोलॉजी, कैमरे हो गए, फोन्स हो गए, मोस्ट पीपल आर गेटिंग इट ऑनलाइन, क्योंकि पता है वही चीज़ आने वाली है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो अब उनको, स्मॉल बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? क्या उनको अमेजोन, जेप्टो और ये सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर लेना चाहिए, उनके साथ उनके प्लेटफॉर्म्स पे बेचना चाहिए, या कोई तरीका है इससे निकलने का? देखिए, आपको समझना पड़ेगा लोगों को चाहिए क्या, और उसके हिसाब से आपको अपने एक्सपीरियंसेस को अडेप्ट कराना पड़ेगा अपने स्टोर्स में। तो आज भी स्टोर अगर दुकानदार की तरह काम कर रहा है कि आप आओ, आप मुझसे 1 किलो चावल मांगो, 1 किलो दाल मांगो, मैं पैक करके दे दूंगा, आप ले जाओ, तो वो मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो लोग आज भी एक्सपीरियंस करके खरीदना चाहते हैं, या मैं कैसे एक टोटली डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस दे सकता हूँ उसी पुराने प्रोडक्ट पे।
ओके। या मैं ऐसे क्या प्रोडक्ट रख सकता हूँ जिसके लिए आदमी उसको देखेगा, परखेगा, यूज़ करेगा और उसके बाद लेना चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि दुकानदारी के अंदर में भी लोगों को अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को रीथिंक करना पड़ेगा। अगर हम रीथिंक नहीं करें और सोचें कि मैं जो करता आ रहा हूँ 25 साल से वही करता रहूँगा और मेरा घर चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, तो इसको मैं आलस बोलूँगा। तो आप आलसी होकर आप अपने सर्वाइवल को नहीं रख सकेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, किनारा की दुकान कोई जो आटा, दाल, चावल ये सब बेचता है, ठीक है, वो अब क्या कर सकता है कि लोग ज़ेप्टो से ना ले और मुझसे ले ले? बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लो और 10 मिनट में पहुंचा दो उसके घर पे। जेप्टो भी तो यही कर रहा है। उल्टे जेप्टो वगैरह में आपको प्राइसेस ज़्यादा मिलेगी आज के दिन में, ठीक है, और उसके अंदर अनजान लोग घर में घुसेंगे जिनको आप नहीं जानते हैं। बट किराना की दुकान में उस दुकान के अगर 4 लड़के हैं तो आप जान पहचान वाले लोग हो गए, वो एक ही बार में आएंगे और वो एक अपने आसपास रिलेशनशिप की भी एरिया है। को फुलफिल कर सकते हैं। जी जी। जैसे दवाई की दुकान है, वो घर पे डिलीवर करती है ना, करती है। आप फोन करिए, अभी 15 मिनट में ला देंगे दवाई आपको। दे हैव अडेप्टेड, Yeah. मेनी ऑफ दीज शॉप्स हैव अडेप्टेड, दे Yeah. विल सर्वाइव। जो नहीं अडेप्ट करेगी वो नहीं सर्वाइव करेगी। देखिए, आप जो भी बातें पूछ रहे हैं ना, उन सबका फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। यू कांट गेट न्यू रिजल्ट बाय डूइंग व्हाट यू वर डूइंग यस्टरडे। और अगर बाहर में जो चेंज हो रही है, अगर उसकी स्पीड हमारे इंटरनल चेंज की स्पीड से ज्यादा है, तो ये आपके लिए डेथ बेल है। तो अगर दुनिया फास्ट चेंज हो रही है और मैं उससे स्लो चेंज हो रहा हूं, तो मैं पिछड़ता जाऊंगा। जी। अभी नेक्स्ट मंथ कोई ग्रेजुएट होने वाला है और उसने पहले से सोचा हुआ है भाई मुझे तो बिजनेस ही करना है, ठीक है, तो कुछ फर्स्ट स्टेप्स उनके क्या होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस एरिया में उनका पैशन है और जिस एरिया में उनकी फंडामेंटल कैपेबिलिटी है, जैसे किसी को समझ लीजिए कि आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को समझ लीजिए साइंस में इंटरेस्ट है, जो भी एरिया में उसका इंटरेस्ट है, उस एरिया से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहिए कि उसमें आज के दिन क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उसकी एक लंबी लिस्ट बनानी चाहिए। लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या चीज़ आज भी उतनी स्मूथ नहीं, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें उनको देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कितने लोगों को इफेक्ट करती है। जो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है उसकी शॉर्टलिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम लोगों को इफेक्ट करती है उसके अंदर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं, उसकी एक फर्दर शॉर्टलिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद उनको देखना चाहिए कि इसके अंदर में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास मेरी इंटरेस्ट है और मेरे पास सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। फिर उस एरिया को पिक करके, फर्स्ट एरिया को पिक करके, फर्स्ट प्रॉब्लम को पिक करके उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिफाइन करने चाहिए और फिर उन सॉल्यूशंस को लेकर उसमें कुछ कुछ करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि किस चीज को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है और वही बिजनेस आइडिया है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग बिजनेस आइडिया से बिजनेस शुरू करते हैं जी। बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू होनी चाहिए। वो हमें ये लग रहा है ऐसा करना चाहिए, ये एक बहुत वेग स्टेटमेंट है। क्यों करना चाहिए किसी को नहीं पता, इसीलिए मैक्सिमम स्टार्टअप पिचेस पहले 2 स्लाइड में ही मेरा इंटरेस्ट खो देती है, बिकॉज वो अपने एक इमेजिनरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इमेजिनरी सोल्यूशन से और ऐसा करना चाहिए वाले एक बहुत बड़े कन्विक्शन से शुरू होती है, जिस कन्विक्शन के पीछे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होता है। जी। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, वो मिल गया, फिर ये सारे स्टेप्स करो आप एकदम। और उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टाइम लगता है। आप ऑब्जर्व करो, समझो, लोगों से बात करो। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, बी क्यूरियस। या है ना। अगर आप एक बात समझो, आप अगर चैट जीपीटी को जाके अगर आप यही पूछोगे कि भाई मैं क्लास 12 का ग्रेजुएट हूँ, मुझे कुछ लो बजट में बिजनेस शुरू करना है, चैट जीपीटी मुझे जो 20 आइडिया देगा वही 20 आइडिया आपको देगा जी। तो ये तो क्राउडेड होना है। तो उस 20 आइडिया के पीछे दौड़कर क्या फायदा होगा? जिसके पास उसके बियॉन्ड सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है वो उस 20 आइडिया के पीछे भागेगा, उसको भागने दो आप। ओके हर्ष, चलो
बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करके किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, सब कुछ टिक है, आपने जो भी बोला ठीक है, और चल भी रहे 2-3-4 साल बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उनको स्केल करना है, ठीक है, तो स्केलिंग में कहाँ प्रॉब्लम आती है या कहाँ पे रुकावट आती है स्टार्टिंग में? स्केलिंग में रुकावट यहाँ आती है कि हम जो वैल्यू प्रपोजिशन बना रहे हैं वो वैल्यू प्रपोजिशन नो ब्रेनर है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू प्रपोजिशन नो ब्रेनर है तो वो बहुत जोर से बिकेगा। अगर वो वैल्यू प्रपोजिशन नो ब्रेनर नहीं है तो उसको बेचने में दिक्कत आएगी। तो आपने एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप पकड़ा जी, समझ लीजिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे, उनको हम कोई एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे या कोई सामान बेचेंगे, ठीक है, वो आपका सेगमेंट है। तो उसके अंदर आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, दैट शुड अलाइन विद दोज पीपल एंड इट शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन सच अ वे दैट इट्स अ नो ब्रेनर फॉर देम। तो आप कुछ खरीदने चाहते तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये मैं सही खरीद रहा हूँ कि नहीं, और इससे सच में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। वो आप जितना नो ब्रेनर बनाओगे और सामने वाले आदमी को एक्साइटिंग लगेगा ऑफर, वो खरीदेगा। राइट। तो वो बनाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर कोई भी चीज को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन बना सकते हैं कि आप मुझे एक्स अमाउंट दो और मैं आपको ये वाई आउटकम दूंगा, और इस तरह से दूंगा, और वो प्रोसेस बिलीवेबल हो, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है इस प्रोसेस पे कि ये तो सही है, तो वो चीजें दौड़ेगी और वो हर आदमी आके खरीदेगा। और वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको कंज्यूम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना मजेदार हो कि मैं 4 लोगों को उसके बारे में बताऊं। ऐसा कोई आपका एग्जाम्पल जो आपने किया जो नो ब्रेनर था? तो बहुत पहले जब मैंने इंटरनेट में बिजनेस शुरू किया तो 95 में इंटरनेट इंडिया में आया जी। मेरी कंपनी 97 में मैंने लॉन्च की, करीब 2 साल बाद। उस वक्त इंडिया से बाहर के मार्केट में वेबसाइट बनाना ऑलमोस्ट अनहर्ड था, और बाहर वालों को इंडिया की प्राइस नहीं मिल पाती थी उस वक्त। और इंडियन कंपनीज जो है उनको एक वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर में कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं था। वो वेस्टर्न फिलॉसफी थी 100% मनी बैक गारंटी, कि हम जो आपको करके दे रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपके पैसे वापस। मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और मैंने इंडियन प्राइस और यूएस प्राइस के बीच की प्राइसिंग पे मैंने वेबसाइट बनाने के पैकेज लॉन्च किए। और जिस फोरम पे टेक्नोलॉजी के लोग घूमते फिरते थे, मैंने उसके अंदर में इंगेज करना शुरू किया लोगों से, क्योंकि जब भी आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप टेक्नोलॉजी जानने वाले लोगों से पूछोगे। तो जब उन लोगों को मैंने अपना वैल्यू प्रपोजिशन कम्युनिकेट किया तो ऑब्वियसली उनके जान पहचान वाले लोगों को उनसे सुनने मिला होगा हमारे बारे में। और हमारी गाड़ी इतनी तेज चली उस वक्त कि हमारे पास एक एक दिन में 20 से 25 वेबसाइट के ऑर्डर आते थे विद एडवांस पेमेंट। वाओ। तो अगर आप प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहे हो, सही तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो लोग आपके पास अपने आप आएंगे। वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। बट उस वक्त हमें ये अकल नहीं थी, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड, कि जब वैल्यू प्रपोजिशन सही होता है और प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट होता है, तब आपके पास जो कुछ है या जो नहीं भी है आपको सब दांव पे लगाना चाहिए। तो उससे जो स्केल मिलती है वो एक्सेप्शनल स्केल मिलती है। ये जो कल्चर है ऑल इन, इफ यू हैव हिट द प्रोडक्ट मार्केट फिट, गो ऑल इन, ये कल्चर अमेरिकन कल्चर है। हम इंडिया में आज भी बहुत सोच के समझ के, बिकॉज हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमें सिखाया यही जाता है कि सोच समझ के काम करो, ज्यादा रिस्क मत लो, संभल के करो। और अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, तो शायद मेरे को लगता है, ये मेरी व्यू है, कि उनको फंडामेंटली वो रिस्क लेने में माहिर है। तो वो ऑल इन हमने जो नहीं किया, शायद वो ऑल इन करते तो हम जहां आज हैं उससे काफी बड़ी कंपनी होते जी। तो हम इसी चीज को, मेरे को एक लर्निंग मिल रही कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट करता है, इन माय ओपिनियन अ पर्सन शुड गो ऑल इन। राइट। तो डू यू लाइक गो ऑन योर गट फीलिंग या फिर सब कुछ कैलकुलेटेड होता है? नहीं, गट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, खासकर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज गट फीलिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर मेंटल कैलकुलेशन, जो सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। तो गट फीलिंग कोई गट फीलिंग नहीं होती है, वो सबकॉन्शियस कैलकुलेशंस है, राइट, जिसको आप कॉन्शियस होके नहीं कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस कैलकुलेशन में जो आ रहा है उसको करना चाहिए। ऑब्वियसली यू शुड वेरीफाई इट विथ डेटा, बट
वैलिडेट इट विथ फ्यू अदर पीपल हुम यू ट्रस्ट. राइट. क्योंकि एक बायसनेस होती है, कंफर्मेशन बायस, वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, खासकर अगर वो हमारी आइडिया है तो. तो कंफर्मेशन बायस के जाल से बचने के लिए आपको 2-3 ऐसे लोगों से पूछना चाहिए और ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको गलत साबित करने में उनको शर्म नहीं आए और आपको भी शर्म नहीं आए जो आपको गलत बोले तो. जी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जी. ओके. हमारा बिजनेस प्लान बन गया, हमारा बिजनेस रेडी हो गया, हमने उसको कब स्केल करना है ये भी समझ लिया. अब इंडिया जो है वो हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में सोच बदलती है, लोगों का नज़रिया, मतलब थिंकिंग बिहाइंड टेकिंग एक्शन, बहुत कुछ वेरिड है, बहुत ही वेरिड अपना कंट्री है. तो अगर हम अब नेशन वाइड स्केल करना चाहें अपने बिजनेस को, तब क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें? नहीं, आप नेशन वाइड स्केल कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इमोशंस कॉमन है ओके. और ओवर पावरिंग है. तो हर लोकेशन के कुछ इमोशंस होंगे, बट सर्टन इमोशंस विल बी कॉमन. राइट. और वो इमोशन कौन से हैं जो कि डिसीजन ड्राइव करते हैं, एक्शन ड्राइव करते हैं. उनको जब आप लेकर आगे बढ़ोगे तो आपको एक नेशनल ऑडियंस से आप बात कर सकते हो. राइट. और वो आप पे ट्रस्ट करेगी. कोई एग्जांपल दे सकते हो किसी ब्रांड ने इसको बहुत अच्छे से समझा है? नहीं, इंडिया के बहुत से FMCG ब्रांड जो बहुत सक्सेसफुल हैं, अधिकतर ने काफ़ी अडैप्शन किया है. तो उनके एक जो नेशनल लेवल पे उनकी एक कम्युनिकेशन होती है, फिर उसको वो नेशनल कम्युनिकेशन को समझ के जब उसको रीजनल लेवल पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है वो. तो मेरे हिसाब से बहुत से ब्रांड हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि कुछ ब्रांड्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में बहुत अमेजिंग काम करते हैं, वो साउथ इंडिया में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कल्चरल डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. जी. बट अदरवाइज अगर हम देखें तो देर आर सर्टन ब्रांड्स विच आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन नॉर्थ इंडिया, अमेजिंगली वेल इन साउथ इंडिया. बट इसके अंदर में भी आप देखिए स्पेशल निशेज है. तो आज के दिन में नॉर्थ इंडिया में भी बंगाल में सर्टन ब्रांड्स अच्छा करते हैं, सर्टन ब्रांड्स उसी सब टॉपिक के दूसरे स्टेट में करते हैं. क्योंकि ये एक्सरसाइज को करना, एक नेशनल लेवल के ब्रांड को बनाना फुल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. और अनटिल अनलेस आपका ट्रैक्शन हर स्टेट से नहीं आ रहा है, तो आप एक पॉइंट के बियॉन्ड वो आपने जो कॉमन कम्युनिकेशन बनाया है उसको करना भी मुश्किल है, उसका ROI नहीं आएगा. इसलिए आप देखते कई चीजें हैं जो कि लोकल ब्रांड्स में चलती है, कई हैं जो नेशनल ब्रांड्स में चलती है. उसमें मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होनी शुरू होगी इंडिया में, या ऑलरेडी हो चुकी है, वो है एग्रीगेशन ऑफ ब्रांड्स. तो जो कंपनी ने सही लोकेशन पे काम किया, जहाँ पे उसको अच्छी वॉल्यूम और अच्छा मार्जिन मिला, जिसके पास अच्छे कैश रिजर्व्स बने, अच्छी ग्रोथ मिली, वो अब उस छोटे छोटे स्लाइस को खरीदना शुरू करेंगे, एग्रीगेट करना शुरू करेंगे, M&A करना शुरू करेंगे, जहाँ पे वो साइज नहीं मिल पाई, जहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं थी. जी. और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ब्रांड्स को मिक्स करके अपने सेंट्रल अम्ब्रेला में लाए. They might run them all as separate brands, because those specific brands have understood the nuances of that particular regional demography. तो ये आप देखेंगे ये US में बहुत हुआ, अब इंडिया में भी हो रहा है, और ये इंडिया में काफ़ी बढ़ेगा. जी. ओके. चलिए, नेशनली भी स्केल हो गए, अब इंटरनेशनली अगर स्केल करना है, वहाँ पे क्या चीज़ मायने रखता है? देखिए, हर कंट्री के अंदर लोगों की बहुत ही स्पेसिफिक सोच होती है. आपको समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो बात वही है, चाहे आप नेशनल स्केल करो चाहे इंटरनेशनल स्केल करो, फंडामेंटल है कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है, उसको कौन सा सोल्यूशन उसको मेंटली कनेक्ट करता है, उसको कंफर्ट देता है, कन्विंस करता है, कहाँ उसको रिस्क प्रोफाइल कम दिखती है, कहाँ उसको ट्राई करने में दिक्कत कम आती है, और उसके बाद जब वो आपको ट्राई कर रहा है पहली बार, कहाँ आप उसको और कैसे उसको आप ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि उसको आपके साथ काम करने में मजा आ जाए, वो बोले नहीं मुझे तो आपके साथ ही काम करना है, बार बार करना है. तो जिसको हम ब्रांड के रूप में बोलते हैं, ब्रांड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है, खासकर बिजनेस स्कूल्स ने इसको बहुत ज़्यादा ही मिसयूज कर दिया है. जितने भी बच्चे बिजनेस स्कूल से निकलते हैं उनको सिर्फ ब्रांडिंग करनी होती है, और उनको सिर्फ एडवर्टाइजिंग करनी होती है. तो उन्होंने क्या है ना, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग को सिनोनिमस बना दिया है. ब्रांडिंग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एडवर्टाइजिंग है. ब्रांडिंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये है कि आप सामने वाले को क्या एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, ताकि वो आपके बारे में खुलकर बिना किसी फायदे के लाभ के आशा से
वो दूसरों को आपके बारे में बता सके इन अ पॉजिटिव वे। तो मेरा डेफिनेशन मार्केटिंग का बहुत सिंपल है कि व्हेन यू कैन क्रिएट अ ऑफरिंग वेयर द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट विल टॉक अबाउट इट बिहाइंड योर बैक विदाउट एनी स्टिमुलेशन। उसको इतना मजा आया आपके साथ वो चीज करके कि वो जाकर आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करे। ब्रांड उसी से बनता है। तो अगर आप देखो व्हाट्सएप है, आपने कभी व्हाट्सएप का कोई ऐड नहीं देखा होगा, आपने फेसबुक का कोई ऐड नहीं देखा। जिसने उसको यूज किया उसको इतना मजा आया कि उसने उसको यूज करना तो शुरू कर ही दिया रोज। उसने अपने दोस्तों को भी बोला तुम भी इस पे आ जाओ। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है ये बहुत अंडररेटेड है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ अचीव करने में सबसे ज्यादा मेहनत होती है जी। तो अनफॉर्चुनेटली जो मार्केटिंग करते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कई बार उनको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, और मार्केटिंग को बहुत बार लोग एग्जीक्यूशन से सेपरेट कर देते हैं। वो बोलते हैं आप तो मार्केटर हो, आप अपनी मार्केटिंग करो, आप अपना ऐड बनाओ। कंपनियों की भी यही सोच है। तो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट क्रिएटिंग द ऐड, मार्केटिंग इज अबाउट फाइंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम विच आई सॉल्व इन द वे आई सॉल्व, कि पीपल के लिए नो ब्रेनर बने। प्लस जब वो इंसान हमारे पास आए खरीदने, हम उसको कैसे इतनी अच्छी डिलीवरी दें कि वो बोले अमेजिंग, और वो जाके 4 और लोगों को बोले। सो मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन ये अलग अलग डायमेंशन में नहीं है, ये सेम है, और इनको साथ में काम करना होगा, जो आप देखोगे मैक्सिमम कंपनीज में नहीं होता है। तो वी कैन से जो इतने वीडियोस वगैरह देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि रोलेक्स डजंट सेल यू दिस, इट सेल्स यू दिस फीलिंग, ये वो। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट हाउ इट मेक्स यू फील। एट द एंड ऑफ द डे आपको फील कैसा कराया वो बिजनेस ने, वो प्रोडक्ट ने, वो सर्विस ने, वही जाके आपका पॉइंट रहेगा जहाँ से आप आगे और पिवट करोगे। एकदम। मुझे ROI मिला कि नहीं, मुझे मजा आया कि नहीं, और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि नहीं जिसके बारे में मैं बात करने में मेरे को अच्छा लगे। 3 बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अगर आप वो अचीव करते हो तो मुझे नहीं लगता किसी को भी सेल्स बढ़ाने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। और सच में आपने अभी इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। हम लोग इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर रखे हैं। जैसे आपने ब्रांडिंग का बोला, मार्केटिंग का बोला, अरे ये करना है, इसे बुक बना दिया है, बुक को फॉलो कर रहा है ये वो। बट एक्चुअली यू जस्ट हैव टू सिट एंड थिंक ह्यूमनली, दैट्स इट। 100%। या ऑसम। अभी आपने बताया कि हम लोगों को जब वो फीलिंग आती है कि अभी वी हैव क्लिक्ड इट, वी शुड गो ऑल इन। ठीक है, इन अ बिजनेस इट हैपन्स अ लॉट दैट आप ओवर हायर करने को टेम्पटेट हो जाते हो, या फिर मन करता है कि ओवर इन्वेस्ट करने का टेम्पटेशन भी आता है। तो व्हाट इज़ दैट पॉइंट वेयर यू शुड रिकन्सिडर कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा? बहुत सिंपल है। आप स्केल करने के चक्कर में अगर आपकी क्वालिटी खराब हो रही है तो प्रॉब्लम है। स्केल करने के चक्कर में आपकी फंडामेंटल प्रॉमिस अगर गड़बड़ा रही है तो प्रॉब्लम है। स्केल करने के चक्कर में अगर आप वो एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण लोग आपके बारे में बात करते हैं पॉजिटिव नोट में, तो प्रॉब्लम है। ऐसा सिचुएशन आप जब देखो, पॉज करो, फिक्स हो जाए तो फिर आगे बढ़ो। तो ये हाइपर स्केलिंग बहुत अच्छी बात है, बट फॉर मी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। राइट। सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज कीप फिक्सिंग। आप जब बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स होगी ही, थिंग्स विल फॉल अपार्ट 100%। जैसे ही आप स्केल कर रहे हो, जहां पे प्रॉब्लम मिल रही है उसको तुरंत एक बार रुक के देखो, फिक्स करो, उसके बाद ही स्केल करो। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है इंस्टीट्यूशनल मनी में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी के पास एक टाइमलाइन होती है। वो बोलते हैं इसी टाइम के अंदर आपको इतना बड़ा बनना है। तो कई कंपनियां उस झांसे में आके या तो अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स खराब कर लेती है जी, या अपनी एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देती है। ये दोनों ही चीज गड़बड़ होने से प्रॉब्लम है, और फिर वो कंपनियां खत्म हो जाती है। जो आप आज के दिन देख रहे हो स्टार्टअप्स के अंदर में जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, फंडामेंटल प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन की ही है। हो सकता है वैल्यू प्रोपोजिशन सही बनाया बट डिलीवर सही नहीं कर पा रहे क्योंकि हाइपर स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वैल्यू प्रोपोजिशन जो बनाया है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बट मैं कस्टमर को वाव करने के लिए मैंने 10 रुपए खर्चा किया, मैं 5 रुपए ले रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। तो आपको दोनों वायबिलिटी के बीच में रहना होगा। आपको फाइनेंशियली भी वायबल होना होगा और कस्टमर के लिए भी वायबल होना होगा। प्रोडक्ट फर्स्ट, तो अपने आप सब कुछ इट विल, आप स्केल कर रहे हो तो भी आपकी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। बिल्कुल वो वही, क्योंकि ऐसा हुआ है, आपने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी किया है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को हमने यूज़ करा है या फिर सर्विस को यूज़ करा है जो एक पॉइंट पे जो था वो अब नहीं है, तो फिर हम उसने उसे
छोड़ दिया। तो उसके बारे में जब तक आप डिटेल में सोच नहीं रहे हो और आप अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के जीतने की कोशिश कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैं तो आपको ब्रांड्स बता भी सकता हूँ। बहुत फेमस आपके ऐप वाली कैब है, बहुत बड़ी प्रोमिसेस थी, बाद में उन्होंने अपने कस्टमर से भी प्रॉमिस खराब की, अपने ड्राइविंग पार्टनर से भी प्रॉमिस खराब की। सेम है होटल रूम की एक ब्रांड है, उन्होंने बोला कि हम आपको क्लीन लिनेन देंगे, क्लीन टॉयलेट देंगे, एसी देंगे और ब्रेकफास्ट देंगे। इस चारों में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो आपका जब ब्रांड प्रॉमिस ही गिर जा रहा है जी, तो हम क्यों रहेंगे आपके होटल में? तो आपने बहुत अच्छा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने उसका सोल्यूशन भी बहुत प्यारा बनाया। और एक्चुअली बिजनेस ट्रैवल के लिए इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता। जिस दिन मैंने सोल्यूशन देखा, आई सेड हैट्स ऑफ। मैंने शुरू में यूज भी किया, अमेजिंग, बट इवेंचुअली ओवर टाइम उसको सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि अब वो जैसे ही आप उसको प्रॉफिट लाने जा रहे हो वो क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसका मतलब है आपने प्रॉफिट को पूरा इग्नोर करके वो वैल्यू प्रोपोजिशन बनाया। प्रॉफिट आप अचानक जैसे ही लाने जाओगे वो वैल्यू प्रोपोजिशन टूट जाता है। वैल्यू प्रोपोजिशन आप सस्टेन करने जाते हो तो प्रॉफिट डूब जाता है। तो सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? इट्स वेरी थिन लाइन। जो थिन नहीं है, बहुत क्लियर लाइन एक्चुअली, कि आपको दोनों को संभाल के चलना। आपको ऐसी चीज नहीं बनानी है जो टेम्पररी है। हाँ। क्योंकि आपको सिर्फ मार्केट शेयर खाना है। क्योंकि आपने जो मार्केट शेयर खाया, आज आपने ब्रांड बना लिया, मार्केट शेयर खा लिया, अब आप जिस दिन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो उस दिन अगर आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपने सिर्फ मार्केट शेयर खाने के लिए बनाया, तो आपने बहुत बड़ा मार्केट शेयर खा लिया, आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। बट जैसे ही आप नॉर्मल होने गए, प्रॉफिटेबिलिटी को खोजने गए, आपने सबको दुश्मन बना लिया उस दिन। तो आपने जितना भी ब्रांड बनाया, जो भी आपने एक्सपेंशन किया, वो तो खत्म ओवरनाइट। फिर आप नया बनाओ, फिर आप नया रास्ता खोजो, तो जितने पैसे आपने डाले वो खत्म। सो इसमें किसी का फायदा नहीं होता है। राइट। ऑनलाइन मार्केटिंग अभी एकदम जोरों शोरों पे चल रही है। तो यहाँ पर ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए भी अब कोई स्पेस बचेगा फ्यूचर में, या फिर इट विल टेक ओवर बाय ऑनलाइन? नहीं, बिल्कुल बचेगा, और ऑफलाइन मार्केटिंग विल रिमेन एक्सट्रीमली रिलेवेंट। मीडियाज विल चेंज। ओके। सो ऑफलाइन मार्केटिंग में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग होगी, काफ़ी होगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत लोगों को आज प्रॉपर लेटर के साथ कम्युनिकेट करता हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को लेटर भेजता हूं, ईमेल नहीं, फिजिकल लेटर। ओके। क्योंकि आज के दिन में फिजिकल लेटर आते ही नहीं किसी के पास। तो जो फिजिकल लेटर आता है, आदमी उसको खोल के देखता है। तो अगर एक तरफ में बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाएगी मार्केटिंग टीम्स, तो दूसरा एरिया आपके लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज वो अब कम क्राउडेड है। दैट मेक्स सेंस। तो मार्केटिंग देखिए, और कहीं ना ऑनलाइन मार्केटिंग को हम लोगों ने थोड़े गलत रूप में समझा है। ऑनलाइन मार्केटिंग इज मार्केटिंग इन ऑनलाइन मीडियम। ऑनलाइन मार्केटिंग बोल के कुछ नहीं होता है। देयर आर सर्टेन मीडियम्स, दोज मीडियम्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू आर डूइंग मार्केटिंग यूजिंग दोज मीडियम्स। इतना ही है। तो मार्केटिंग हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी थी एज ए सब्जेक्ट। आपके मीडियम्स चेंज होते रहेंगे। अब वही मार्केटिंग देखिए, जब आप ऐड देखते थे, गूगल ऐड दिखाता था, अब वही मार्केटिंग गूगल ऐड से शायद शिफ्ट होकर जीपीटीज के अंदर आने लगेगी। तो मार्केटिंग तो चेंज नहीं हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। कल वो मीडियम था सर्च इंजन, अब वो मीडियम हो जाएगा जीपीटी। तो आपको अगर मार्केटिंग की पकड़ है और पहचान है और समझ है, आपकी मैसेजिंग करेक्ट है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन करेक्ट है, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स करेक्ट है, तो आप मीडियम जब चेंज होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मीडियम चेंज करेंगे, उसके लिए थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, बट आप अडेप्ट करेंगे और आपका काम होगा। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप है ना, एक गलती कॉमनली कर रहे हैं कि डेटा को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। उनके पास डेटा काफ़ी है पर यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई यूज़ केस का कोई आप एग्जांपल देना चाहोगे जहाँ पे डेटा को एनालाइज अच्छे से किया गया और उनको मल्टीपल फोल्ड्स में उसका रिटर्न मिला जब उन्होंने उनको यूज़ करा तो डेटा को प्रॉपरली? और बहुत है, और हम बार बार स्टार्टअप की बात क्यों करते हैं? मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूँ। अगर एक साधारण बिजनेस को भी आप देखो, वो भी डेटा को ठीक से यूज़ नहीं करते। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले आपसे आजकल हर बार आपका नाम और मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कई लोग ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं। मैं तो आज तक किसी रेस्टोरेंट से एक टाइमली
मैसेजिंग मैंने नहीं देखी कि जो मेरे पास आए, जो मेरे को वापस अपने रेस्टोरेंट में आने पे मजबूर करे। ही हैज़ माई पर्सनल डेटा, मैंने वहाँ क्या खाया, कितने रुपए का खाया, कब गया था, ये उसके पास तीनों इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट है तो वो देखेगा कि भाई ये फैमिली के साथ आया है तो इसके कितने बच्चे हैं, क्या है, नहीं, उसको काफ़ी कुछ पता चल चुका है। इफ ऑल दिस डेटा इज अवेलेबल टू हिम एंड ही इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट in creating an offering which is suitable for me and communicating to me, he has all the data points. वो नहीं करते हैं, खाली कलेक्ट करके बैठ जाते हैं। दुकानें देखिए जिसमें आप खरीदारी करने जाते हैं जी, उसको पता आपने क्या खरीदा जी, उसका वो भी आपसे मोबाइल नंबर आजकल मांगते हैं। हाँ। सब डेटा है उनके पास। हाँ। उसको यूज नहीं करते। यूज क्या करते हैं, वो एक बल्क मैसेज आता है सबके पास में, 10% डिस्काउंट चालू हो गया कभी कभी। तो ये तो डेटा का यूज ही नहीं हो रहा। ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं एडवांस लेवल में जा ही नहीं रहा हूँ डेटा के यूजेज को जी। आपको कस्टमर की प्रोफाइल, उसके टेस्ट और उसके परचेज हिस्ट्री आपके पास है। हाउ आर यू कनेक्टिंग विद दैट पर्सन इन द राइट टाइम एट द राइट कॉन्टेक्स्ट। आप सिर्फ इतना ही कर लो, आपकी सेल ना बढ़े तो मुझे बताना। वेबसाइट ये करता है, आपके बर्थडे मंथ में मैसेज भेजता है कि दिस इज योर बर्थडे मंथ। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। नाउ यू हैव टू रीइन्वेंट। बर्थडे मंथ हो गया, कितना दिन चलाओगे? आपको नया सोचना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का काम ये नया सोचना। तो मुझे नहीं समझ में आता है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बाद आपको कस्टमर चॉइस क्या है। अगर आपके पास आपका बहुत बड़ा स्टोर है, किस रीजन में क्या प्रोडक्ट बिकता है, कब बिकता है, कैसे लोग खरीदते हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें एडवांस में भी नहीं जा रहा हूँ। सेम वर्क विद विल हैपन ऑन फूड। लार्ज इंडस्ट्रीज में भी वही है, किस टाइम पे किस चीज की डिमांड है। और मैं सिर्फ अभी तक तो सिर्फ डिमांड के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कस्टमर को कस्टमाइज मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। देयर इज अ लॉट मोर जो कि डेटा से किया जा सकता है। हम करते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि आपके समझ लिया आपने पॉस सिस्टम में कुछ डेटा है जहां से आप बेच रहे हैं, आपके इन्वेंट्री में कुछ डेटा है, कुछ ईआरपी में कुछ डेटा है जी। ये सारे डेटा साइलोज में पड़े हैं जी। इनको एक जगह लाकर उससे इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स निकालने की भी कोशिश नहीं होती है। जब आज के दिन हम डेटा लेक के बारे में समझाते हैं लोगों को हमारी कंपनी की तरफ से जी, कई बार मीडियम साइज बिजनेस को समझने में बहुत दिक्कत आती है। वो उसको वैल्यू नहीं करना चाहते। अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, हम इधर में एआई की बात कर रहे हैं, इधर में हम बेसिक डेटा हाइजीन भी मिसिंग है। अगर हमारा बेसिक डेटा हाइजीन और उसको यूजेज नहीं हो रहा है तो आप एआई रेस में तो बहुत पिछड़ जाओगे। एआई क्या करेगा? एआई आपके डेटा से सीख कर आपको आइडियाज देगा, बट आप डेटा रख ही नहीं रहे हो सही जगह पर और आपको ये पता ही नहीं आपको उस डेटा से चाहिए क्या। तो एआई क्या करेगा यहाँ पर? जी, अब दो चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक बेसिक वाला आपने बोला, मैं एडवांस को तो टच ही नहीं कर रहा, पर एक आप हम एडवांस का भी एग्जांपल ज़रूर लेंगे, बट आप मेरे को बेसिक में बताइए। अब जैसे व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है ब्रांड्स की तरफ से, इट्स ऑलवेज सिमिलर थिंग कि इतना % ऑफ है, ये सेल है, वो सेल है, दैट इज इट। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली? डिपेंडिंग ऑन योर परचेज हिस्ट्री, दे कैन show you what are the new collections which are related to that. So if a person bought product A and later on if there is a trend कि जिन्होंने प्रोडक्ट A खरीदा उन्होंने फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट B खरीदा, तो और बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट A खरीदा, क्या हम उनको प्रोडक्ट B का स्पेसिफिक फोटो और स्पेसिफिक ऑफर क्या हम दे सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि जिनकी टेस्ट में प्रोडक्ट A सूट करता है उसके टेस्ट में प्रोडक्ट B भी सूट करता है। तो ये हम क्यों नहीं देते? राइट, हम तो एक जेनेरिक मैसेज भेजते हैं कि भैया आओ हमारी दुकान में 20% डिस्काउंट लगा है। तो आपका वो जो पूरा डिस्काउंट है वो जेनरिक हो गया जी, पर्सनलाइजेशन तो आया ही नहीं। आपने फिर पर्सनल डेटा क्यों लिया? राइट, ये पर्सनलाइजेशन ही मिसिंग है और जो कि डेटा का द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उस डेटा को यूज करने का सबसे बेसिक तरीका यही कि आप पर्सनलाइज करो चीजों को। जब हम वही नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या डेटा लेने का? राइट, वो तो आप कोई भी आज के दिन मैसिव व्हाट्सएप स्पैमिंग होती है। हाँ। किसी से भी डेटाबेस खरीद के उसमें भेज दो आप। और क्या, जब आपके पास पर्सनल डेटा है, उनके प्रेफरेंसेस का, उनके चॉइसेस का आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, एकदम उसको यूज भी करो एकदम। राइट, सो व्हाई ब्रांड्स आर नॉट वर्किंग? उनको समझ नहीं आ रही अभी तक इसकी चीज़। देखिए समझ में आती है, प्रॉब्लम हो जाता है कि आज के दिन डेफिनेटली स्किल की भी प्रॉब्लम है, कई जगह पे पर्सनल ईगो की भी प्रॉब्लम है। जितना हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम किए थोड़ा बहुत समझ में आता है। स्किल की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और लोग ना दे रन आफ्टर न्यू शाइनी ऑब्जेक्ट। कुछ भी नया सुना तो उसके पीछे भागते हैं।
ठीक है, उसको जानना ज़रूरी है, बट आपको एसेस भी करना ज़रूरी है कि उसका फ़ायदा है कि नहीं, और अभी मेरे बिजनेस में अभी तुरंत उसको कैसे यूज़ करना है, और फिर आप यूज़ करो। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप सिर्फ नई चीज़ के बारे में बात करते रहने से यू आर नॉट फुलफिलिंग योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। और उसके बारे में दोस्तों के साथ बात करना, इंडस्ट्री में बात करना, स्टेज पे बात करना, इससे कुछ नहीं होता है। उसको आप इम्प्लीमेंट करके उससे क्या ROI निकालते हो कंपनी के लिए, और कंपनी कैसे बढ़ाते हो। तो आप देखोगे बहुत से जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो दिन भर स्टेज पे ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जी। और उन कंपनीज की सेल से लेकर सब कुछ बेहिसाब बढ़ रही होती है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर एंड व्हाट्स हैपनिंग। बहुत लोग जो काम करते हैं वो शायद उसके बारे में कभी आपको बताते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है अजी, ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड टेकशू, जो हमारे साथ पार्टनरशिप में है। तो अजी का एक बोलना है कि अगर आपको असली ज्ञान चाहिए तो आप YouTube में जाइए जी। और आप उस सब्जेक्ट के साथ में की नोट वर्ड ऐड कर दीजिए, और उसके अंदर कोई भी वीडियो जो 30 मिनट से ऊपर का है उसको देखिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसके कितने फॉलोअर हैं और उसके कितने व्यूज हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और नॉलेज है उसके व्यूज और फॉलोअर्स आपको कम मिलेंगे। उसका कारण ये है कि जो एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल है, अधिकतर समय उसको कुछ पड़ी नहीं अपने नॉलेज को बांटने की, वो अपने काम में लगा हुआ है। तो वो कभी भी अपने नॉलेज को प्रमोट करने के लिए जोर नहीं लगाएगा। तो उसके दिए हुए की नोट्स आपको नीचे ही मिलेंगे, आपको ऊपर नहीं मिलेंगे। ऊपर में आपको मिलेंगे द ग्लैमरस पोस्ट्स जी। तो जितना आप डीप डिग करेंगे उतना आपको अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा। हाँ। और उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, कि अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, अच्छा से अच्छा आप यही कर सकते हैं कि उसको 1.2x पे चला के देखिए। हाँ। बट उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आपको 40-50 मिनट तो आपको उसके पीछे देने पड़ेंगे, और वहां से क्रीम निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसको अंदर क्या काम की बात है, उसको हम कैसे यूज़ करें। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, बिल्कुल यही चीज़ मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं जिनको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है पर बुक्स की नॉलेज चाहिए, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑथर का नाम देख लो और पॉडकास्ट सर्च करो, क्योंकि हर बुक में जो मतलब मोस्टली नॉन फिक्शन बुक्स 7-8 पॉइंट्स होते हैं मेन तो वही होते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है पूरे बुक में। तो आप जब उनको 1 घंटा बात करते हुए सुनोगे, उसमें से 5 तो पॉइंट आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बुक नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, और अच्छे से समझ में आएगा जी। और उससे भी अच्छा तरीका हो गया, आप चैट GPT को बोलो कि भाई इस ऑथर की इस बुक के अंदर से मुझे जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप वो मुझे बताओ। उसके बाद जो पॉइंट आपको क्लियरली ना समझ में आए, उसके बोलो कि इस पॉइंट को मेरे को एग्जाम्पल देके समझाओ। आप अच्छे से अच्छी बुक का जो पूरा ज्ञान है आप 15 से 20 मिनट में ले सकते हो, और आप उसकी समरी लेकर उसको भी अपने दोस्तों को भी बांट सकते हो। तो अभी तो आपने बताई ये बेसिक वाली चीज़ कि इस तरह से करने चाहिए। अब आपने बोला एक एडवांस में जा रहे हो, मुझे एक एडवांस का एग्जांपल दो आप। किसके अंदर? डेटा एनालिसिस के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स के अंदर में, डेटा एनालिटिक्स में चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। तो आज के दिन पीपल एनालिटिक्स की बात करते हैं, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एनालिटिक्स की बात करते हैं। सो हर जगह कुछ ना कुछ एक हिडन सिग्नल होता है जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज अगर हम बात करें कि भाई हमारी कंपनी में किस बैकग्राउंड के लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, हमें 2 चीज़ चाहिए होती है लोगों से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि भाई बंदा हमारे साथ टिके रहे और अच्छा काम करे। तो हम क्वालिटी क्वांटिटी पैरामीटर पे समझ लीजिए हमने कंपनी में लोगों को रैंक किया। ओके। और सर्टन पैरामीटर्स जो उनके CV में कैप्चर नहीं होता है, हमने उन पैरामीटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है। I'll give you a very basic example. फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, ये हम कलेक्ट नहीं करते हैं CV पे, बट अगर हम हर इंसान के साथ ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम मांग रहे हैं, हम लोगों में कल्चरल फिटमेंट मांग रहे हैं। ज़्यादातर आजकल आप देखोगे लोग कल्चरल फिटमेंट पे बहुत फोकस है, बिकॉज कल्चर, जैसे कि बोला जाता है कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो कल्चर तो ऐसे आता नहीं है। राइट कल्चर का एडेप्टेशन उन्हीं लोगों में होगा और उसकी सर्टन बैकग्राउंड होगी। उनकी वो बैकग्राउंड कभी भी CV में कलेक्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर देयर एडुकेशन। राइट। अब आप हर इंसान जो कि आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं और जितने लोगों ने भी आपके यहाँ इंटरव्यू दिया जी, इसके अंदर अगर आप इनकी ये पैरामीटर्स को आप कलेक्ट करना शुरू करो, जैसे कि कितनी बड़ी फैमिली थी, ओके,
रूरल है, सेमी अर्बन है कि अर्बन है, कैसी स्कूल में गया, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, फिर किस कॉलेज में गया, किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ा उसने, माँ बाप क्या करते हैं, भाई है, बहन है, वो बड़ा है कि छोटा है, कोई भी डेटा सीवी में नहीं है. एंड आई कैन एश्योर यू कि इन सब की रिलेशन उनके आउटकम से है. अब ये डेटा जो हम कलेक्ट ही नहीं करते हैं, अगर हम इन सबको कलेक्ट करना शुरू करें, आई कैन प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन वी आर हायरिंग, एंड आई कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कौन सा बंदा आज आ रहा और 6 महीने में छोड़ के जाएगा. Really? Yes, you can to a great extent. 100% तो कुछ नहीं होता Of course. है. और आपको मॉडल को धीरे धीरे ट्रेन करके आप उस जगह तक ले जा सकते हैं कि जहां आप ऑलमोस्ट 90-95% एश्योरेंस के साथ बोल सकेंगे कि ये आदमी मेरे लिए टिक के काम करेगा और अच्छा काम करेगा. सो इसको एट स्केल जहां जरूरत होती है, जहां पे 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 सेल्स के लोग हायर करने होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फार्मा में, एमआरस, और जहां एट्रिशन भी बहुत हाई होती है, इन सब की एट्रिशन 60%, 70% एट्रिशन हो जाती है कई लोगों के साल में, हमने खुद देखा है. वहां पे इससे बढ़िया कोई टूल ही नहीं है. बट आपको उस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा. ये कोई कर रहा है? मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, बट आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कि रिलेशनल है कि नहीं है. मुझे लगता है बहुत रिलेशनल है, क्योंकि एक गट फीलिंग बेसिस पे आप जो बोलते हैं जी, वो मैंने देखा है. गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग इज माई डेटा इंजन. जो डेटा मैंने ओवर ईयर्स कंज्यूम किया है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड से उसके प्रोसेसिंग होके कुछ निकल के आता है जी. वही गट फीलिंग है. उसी को जब हम एक एआई मॉडल में डाल देते हैं, वो वहां से रिजल्ट आता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई एआई का आउटकम है. तो हम भी कोई एआई से कम नहीं है. हमारे अंदर भी जो प्रोसेसर है, इनफैक्ट हमारे सेल्स के अंदर इतना डेटा स्टोर हो सकता है जो अच्छी हार्ड डिस्क में नहीं हो सकता है. सो इफ यू सी इन वन वे, वी आर पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर, ईच ऑफ अस. तो हमारी जो सोच है, हमारे जो न्यूरॉन्स दौड़ते हैं हमारे अंदर में, वो बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे लिए, एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्शियस अबाउट इट. अब बिल्कुल जैसा अभी आपने बोला ना कि उनके पेरेंट्स के बारे में जानो, बच्चों के बारे में जानो, फैमिली के बारे में जानो. इसका ही एग्जांपल है पेप्सिको के इंदिरा नूई. वो उनके टॉप परफॉर्मेंस के पेरेंट्स को, मदर्स को और फादर को लेटर, हैंड रिटन लेटर्स लिखती थी, एंड दैट बिल्ट अ ग्रेट कनेक्शन. बिल्कुल, वो एक कोई एंगेजमेंट मेथोडोलॉजी है एचआर में जो करते हैं लोग, और अच्छी बात है, बिकॉज द पेरेंट्स शुड आल्सो फील हैप्पी अबाउट देयर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस. बट मैं जो बता रहा था काफी डिफरेंट है. मैं ये बोल रहा हूँ कि उस डेटा को आप लाके जब रिग्रेस करते हो, उस डेटा के ऊपर जब आप एनालाइज करते हो, तो आप उसकी और लॉन्जिविटी और प्रोडक्टिविटी की एक ठो रिलेशन निकाल सकते हो. तो ये है एडवांस्ड अप्रोचेस जहाँ पे हम कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो आज मैं बताऊँ, अगर मैंने ऐसा एक मॉडल बनाया और हर बंदा जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, अगर उसकी ये इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के उस सिस्टम में डालता हूँ, तो द प्रोबेबिलिटी दैट दिस गाय वुड बी गुड फिट इनसाइड द कंपनी, अगर उसका एक स्कोर मुझे मिल जाता है, तो एचआर का काम कितना आसान हो जाता है. क्योंकि आप एक चीज समझिए, आप कल फ्रेशर हायर करते हैं, मैक्सिमम हायरिंग कंपनी, बड़ी कंपनियां फ्रेशर्स की करती है. फ्रेशर की सीवी में आप क्या देख रहे हो? इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ अधिकतर फ्रेशर की सीवी लिटरली डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट होती है. कुछ चीजें चेंज होती है, उसका स्कोर क्या था, ये क्या था, वो क्या था, बट अदरवाइज लिटरली मेरे हिसाब से तो फ्रेशर की सीवी देखनी भी नहीं चाहिए. आप देख के क्या खोज रहे हो उसमें, अनटिल एंड अनलेस सब में कुछ डिफरेंस हो. क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो सबको रोबोट की तरह तैयार करता है, सब में एक ही चीज उसको बताता है, एक ही तरह के प्रोजेक्ट कराता है, एक ही लेसन पढ़ाता है, उनके एक्सपीरियंस में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है. सो वी आर क्लर्क फैक्ट्री. अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह से जितने लोग तैयार हो रहे हैं, मैं उनकी सीवी में क्या देखूं? आप क्या देखते हो हायर करने से पहले? मैं एटीट्यूड देखता हूँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. यानी कोई भी चीज़ के बारे में वो पहले डिफेंसिव होता है कि वो उसको एज ए चैलेंज लेना चाहता है. सबसे इंपॉर्टेंट वो है. दूसरा है एनर्जी, डज ही ब्रिंग्स एनर्जी ऑन द टेबल और नॉट. राइट. कि वो ही जस्ट वांट टू बी अ फॉलोअर. थर्ड है सेल्फ इनिशिएटिव. उसने अपने आप से क्या सीखा, अपने आप से क्या किया, कि सिर्फ कॉलेज के धक्के से काम करता है कि वो अपनी बुद्धि से भी कुछ करता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 चीज मैं देखता हूँ जब मैं फ्रेशर हायर कर रहा होता हूँ. ओके. कोई ऐसा बहुत कॉमन आप फिनेंशियल मिस्टेक देखते हो जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं? वो बहुत सी है. उसके लिए आपको पूरा अलग पॉडकास्ट चाहिए होगा. बट फाइनेंशियल मिस्टेक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वो खर्चा नहीं देखते. खर्चा तो फिक्स्ड है, इनकम फिक्स नहीं है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेथ इज कंफर्म्ड, लाइफ इज नॉट.
यस. वैसी एक्सपेंस इज कन्फर्म्ड, इनकम इज नॉट. तो इनकम को कंफर्म पकड़ के चलते हैं और खर्चे को वो देखते भी नहीं है. ओके. और इसीलिए मैक्सिमम कंपनियां मर जाती है. इनिशियल सक्सेस के बाद भी खत्म हो जाती है. और हम भी ये मिस्टेक कर चुके हैं. ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं, कई बार उस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि इट्स अ बैलेंस बिटवीन अ फाउंडर्स ऑप्टिमिज्म एंड अ मैनेजर्स पेसिमिज्म. इसके बैलेंस में कंपनी बनती है. और अगर अपनी कंपनी की जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनी होती है उसमें एंटरप्रेन्योर भी आप ही हो और मैनेजर भी आप ही हो, तो आपकी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म लड़ाई करती है. तो कभी जब आपकी ऑप्टिमिज्म ओवर पावरिंग हो जाती है तो आपकी ग्रोथ स्पीड बढ़ती है बट मार्जिन गिरने लगती है. क्योंकि आप खर्चों पे ध्यान कम देते हो. उस वक्त आपको लगता है बढ़ो बढ़ो बढ़ो. फिर आपके साथ में थोड़ा वो पेसिमिज्म को आपको जगह देनी पड़ती है कि थोड़ा संभलो, थोड़ा संभलो. तो ये कॉम्बिनेशन है. तो अगर आप देखोगे अच्छी कंपनियां जो होती है ना, वो सिर्फ एक लाइन से बढ़ती नहीं रहती है. वो बढ़ती है, थोड़ा सा रेस्ट लेती है, फिर थोड़ा बढ़ती है, फिर थोड़ा रेस्ट लेती है, वैसे वो चलती है. मतलब फास्ट ग्रोथ इज डेंजरस? नहीं, डेंजरस तो कुछ नहीं है. देखिए, अगर आपके बैट पे बॉल आ रही है और आप बाउंड्री पे बाउंड्री मार रहे हो तो मारते रहो जब तक लग रही है. बट आप पूरे के पूरे 50 ओवर तो वैसे नहीं खेल सकते हो. सो आपको कहीं ना कहीं तो रेस्ट लेना पड़ेगा. और विकेट तो जाएगा अगर आप मारते रहोगे तो. ऑफ कोर्स. अगर मैं उस एनालॉजी से देखूं, सो आपको कहीं ना कहीं संभल के खेलना होगा. कई जगह पर आपको ऑल आउट खेलना पड़ेगा. एंड आई थिंक दिस इज द फ्रीडम दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड आल्सो हैव, बट ही शुड आल्सो हैव द अवेयरनेस कि कब मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट होना है, कब थोड़ा सा पेसिमिस्ट होना है. और प्रॉब्लम पेसिमिस्ट होने में ही आती है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट तो जो भी अच्छा फाउंडर होगा वो ऑप्टिमिस्ट तो होगा ही नहीं, तो फाउंडर ही नहीं बन सकता है वो. तो वो तो दौड़ेगा, वो तो बोलेगा यार ठीक है, खर्चे ठीक हो जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ जाए पहले. राइट. अभी आपने जो एग्जांपल दिया था सीवी वाला कि ये सिस्टम अभी तक कोई यूज़ नहीं कर रहा है, करना चाहिए. आई एम श्योर आपको इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं. हाँ जी. है ना. तो आप कैसे करते हो फाइनल कि हाँ इस आइडिया पे चलो इसको एग्जीक्यूट करके कुछ बन सकता है इसका? देखिए, क्या है ना कि हर आइडिया को एग्जीक्यूट करने की बैंडविड्थ नहीं है. सो आई थिंक फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एक अच्छी बड़ी बिजनेस बनानी है तो आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है. तो पहले मैं बहुत ज़्यादा इन आइडियाज़ के पीछे भाग जाता था, तो डीफोकस्ड होता था, उसके कारण कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती थी. तो अभी मैंने इन दोनों को अलग कर दिया है. तो अभी मैं करता हूँ कि जो कोर बिजनेस है, कोर कंपनी है, जिसके ऊपर सब चल रहा है, उसकी कमाई से सब चल रहा है, उसको मैंने फुल फोकस मोड में डाल दिया है. वो फोकस वे में ही चलती है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ अडेप्टेशन है. अडेप्टेशन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड सो दैट आवर स्पीड इज एटलीस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. और जो नई आइडियाज हैं जहां मैं ड्राइव कर सकता हूं फास्टर देन द आउटसाइड वर्ल्ड, उसके लिए आई वर्क विद फाउंडर्स. मैं बहुत से स्टार्टअप्स को अब मैं को बिल्डिंग करता हूं, जिसको मैं वेंचर स्टूडियो मॉडल बोलता हूं. इसके अंदर हम फाउंडर्स के साथ मिलकर कंपनी बनाते हैं. अगर मुझे सही बंदा मिलता है जो उस आइडिया से रिलेट कर पाता है और मेरे साथ कंपनी बनाना चाहता है, तो वो हम अलग से बनाते हैं. इंडसनेट की कुछ बेसिक फैसिलिटीज हम उसमें यूज कर लेते हैं. इंडसनेट उसमें इन्वेस्ट भी करता है, उसमें हम अपने कस्टमर्स को एक्सपोज भी करते हैं उनको, बट उसको हम अलग बनाते हैं, उसको हम कंपनी के कोर बिजनेस से अलग रखते हैं. नहीं तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, कंपनी स्लो हो जाएगी. ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और ये जल्दी से आता नहीं है. समय के इसके लिए नहीं, धक्के भी खाने पड़ते हैं. तो अब जब फेलियर्स होंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. कई बार आपको लगेगा नहीं मैं तो कर लूंगा, वो नहीं कर पाया तो क्या हुआ. और कई बार लोग कर भी लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एलॉन मस्क को, तो भाई साहब 4 कंपनियां चला रहे हैं वर्ल्ड क्लास. हम सोच भी नहीं सकते कि एक फाउंडर ऐसे 4 कंपनी हैंड्स ऑन चला सकता है वर्ल्ड क्लास कंपनीज, पर वो चला रहे हैं. तो ही इज एन एक्सेप्शन. ऐसे और भी लोग हैं, हम उनका सिर्फ नाम सुनते हैं क्योंकि वो PR और मीडिया में ज्यादा छाए हुए हैं. आई एम श्योर ऐसे और कई लोग हैं, बट हर आदमी नहीं है. आप बोलोगे तो 1000 सक्सेसफुल फाउंडर्स में शायद एक ऐसा होगा, और वो हम नहीं भी हो सकते हैं. आप ट्राई करके देख सकते हो कि आप वो हो क्या. अगर नहीं है तो आपको यू शुड मेक पीस विथ योरसेल्फ कि आप वो नहीं हो. जी. ओके. इफ यू कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड है, जो सिनेरियो है, व्हाट विल बी दैट? टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेसेस. आई थिंक इंडियन फाउंडर्स जितनों पे देखता हूँ, बहुत अमेजिंग फाउंडर्स है, बहुत गजब का काम कर रहे हैं, बट कहीं ना वैल्यूएशन के पीछे दौड़ रहे हैं. मतलब मैं मेजॉरिटी के लिए बोल रहा हूँ, सो डोंट थिंक कि मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, बट वो वैल्यूएशन के पीछे दौड़ रहे हैं, वेल्थ के पीछे दौड़ रहे हैं. आई थिंक आप
प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सॉल्व करने के पीछे दौड़े, वैल्यू क्रिएट करने के पीछे दौड़े और सस्टेनेबल बिजनेस बनाइए। तो आज आपने एक अच्छा काम किया, अगर वो आपकी कंपनी सालों तक नहीं कर सकती है, डिकेड्स तक नहीं कर सकती है, तो उस अच्छे काम की कोई वैल्यू नहीं है। राइट। तो आप चाहे कम ही अच्छा काम करो, थोड़ा ही अच्छा काम करो, बट वो सस्टेन होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ बन जानी चाहिए। जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर फोकस बहुत कम है अभी, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं लोगों को दिखाऊं और बताऊं कि कैसे सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहिए, बिकॉज उससे ज़्यादा इम्पैक्ट कोई क्रिएट नहीं करता है। आई टोटली एग्री विद दैट। बट देखो, इंडिया में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो फिर भी हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे? वैसे अब AI को ही अगर एग्जांपल ले ले, वाई आर वी नॉट, जबकि वहाँ पे आप जाकर देखोगे तो टॉप सारे काम कर रहे हैं वो सारे इंडियंस ही है, तो फिर इंडिया में ही वो चीज़ हम क्यों नहीं बना पाते? देखिए, थोड़ी तो प्रायोरिटी की इशू है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कम आउट ऑफ सर्वाइवल मोड एंड बिल्ड अ बेसिक अमाउंट ऑफ वेल्थ टू कीप देयर फैमिली सेफ एंड टू बिल्ड दैट आउट। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अमेरिका में ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली मॉडल प्लस सोशल सिक्योरिटी एंड सोसाइटीज एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। इंडिया में सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है अनफॉर्चुनेटली। आप देखो ना, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों के कितने ओपिनियंस है यहाँ, मतलब बकवास का कोई अंत ही नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, हाँ। जिसने कभी कुछ नहीं किया वो जो कर रहा है उसके ऊपर वो कमेंट करता रहता है। तो प्रॉब्लम है, एक तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। सो वी आर चर्निंग आउट क्लर्क्स मोस्टली, दे आर चर्निंग आउट पीपल हु कैन थिंक फॉर देमसेल्फ। ऐसा नहीं कि वो आलसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें नॉन परफॉर्मर नहीं है, वहाँ भी बहुत है, बट एटलीस्ट मैंने देखा है उनके साथ इंटरेक्ट करके ना कि दे नो हाउ टू रिफ्लेक्ट, लॉट ऑफ देम दे नो हाउ टू थिंक। इवन अ टैक्सी ड्राइवर नोज हाउ टू थिंक। मतलब मेरे बहुत से अच्छे कॉन्वर्सेशंस हुए जब मैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता हूँ आउटसाइड इंडिया, खासकर US में, कुछ यूरोपियन सिटीज़ में। सो और तीसरा है ना कि हमारे यहाँ रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। तो ये 3 चैलेंज तो मुझे बहुत क्लियरली दिखती है कि हम यहाँ पर मैसिव स्केल के बिजनेसेस क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और सब छोटे बिजनेस बना के वहीं सेटल्ड क्यों हो जा रहे हैं। और ये हमारे साथ भी है, हमारे पास रिस्क एपेटाइट कम है, मेरी खुद की भी रिस्क एपेटाइट एक लिमिट के ऊपर नहीं है। तो हमने भी, जैसे मैंने आपको बोला, आई डिडंट गो ऑल इन, तो ये जो ऑल इन हम नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Maybe with time we will shift. Maybe with time we will shift and you never know, maybe this is the right way. हम क्यों असेस कर रहे हैं, हम क्यों जज कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। राइट, ओके। आपने कभी पैसों की दिक्कत देखी है? नहीं, मतलब जो बजट रहता है, जिसमें होता है काम हो जाता है, तो उसमें ऐसी किस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा उसमें हम लोग, हाँ, आराम से कोई भी तरफ में, चाहे कंपनी चलाने में हो। शुरू में बहुत लगता था कि और पैसे होने से ये एक्सपेंशन जल्दी कर लेता, वो जल्दी कर लेता, जब कंपनी शुरू की थी हमने शुरू में। बाद में देखा कि वो भी गलत रियलाइजेशन था। पैसे ज़्यादा होने से भी शायद कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज देखिए, पैसे को डिप्लॉय करने के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए, उसमें नंबर 1 है टैलेंट। अगर आपकी कंपनी में टॉप टैलेंट नहीं है तो आप पैसे डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। अगर आपने पैसे डिप्लॉय कर दिए विदाउट टॉप टैलेंट, तो पैसे पानी में जाने हैं। ये वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग रही है कि आप टैलेंट बिना पैसे का कुछ नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ आपके बैंक में पड़े रहेंगे। और अगर आप जबरदस्ती उसको डिप्लॉय कर रहे हो अपने आप को सुपरमैन समझ के कि आप सब संभाल लोगे, तो आप गलत कर रहे हो। अगेन एक्सेप्शंस होंगे, बट मेजॉरिटी बाई सिचुएशंस ये आएगी कि वो पैसे आपके डूबेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों को ब्लेम करते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। वो सब भी रहता है, सीखिए। और आज का दिन क्या है ना कि स्ट्रगल को ग्लैमराइज करने का शौक है लोगों को। ठीक है, कि मैं बस में चढ़ के जाता था, तो बहुत लोग जाते थे, ठीक है ना, और हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, सभी ने किया है। सो मुझे नहीं लगता है स्ट्रगल को, या इनिशियल जो हम जब शुरू करते हैं उस वक्त जो सिनेरियो रहती है उसी के अंदर आदमी काम कर रहा होता है, उसको खाली रिफ्लेक्ट बैक करके, उसको ग्लैमराइज करके कि देखो मैं इतनी गरीबी से आया और मैं इतना अमीर बन गया हूँ। आई थिंक इट्स बेसिकली मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मेरे को नहीं समझ में आता ये। मेरे व्यू पॉइंट के बाहर है। नहीं, इंस्पायरिंग क्या इंस्पायरिंग है उसके अंदर में, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। और उसको स्टोरीज में आप कन्वर्ट करते हो। तो क्या ना, यहाँ पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है,
हीरो वर्शिप का बहुत बड़ा कल्चर है इंडिया में। आप लोगों को हीरो बनाओ, सामने वाला भी हीरो बनना चाहता है, तो सभी स्ट्रगल करके ही आते हैं हर जगह। कोई सक्सेस नहीं होता तो उसके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे हो। कोई आदमी समझ लीजिए कि बहुत ही गरीबी की सिचुएशन में था और आज के दिन नॉर्मल हो गया है, बहुत बड़ा नहीं बना है बट नॉर्मल हो गया, अच्छा चल रहा है जी। उसने भी तो काफी स्ट्रगल किया नॉर्मल होने के लिए भी। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके अंदर से एक दो लोगों का लक अच्छा चल गया, वो एक्सेप्शनली अमीर बन गए, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और उसको स्टोरी बना बना के लोगों को ये फील करा रहे कि देखो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। राइट। इफ आई हैव ऑलमोस्ट जीरो मनी राइट नाउ, पर मेरे पास बिजनेस आइडियाज है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या क्या करना चाहिए मेरे को? अगर आपके बिजनेस आइडिया में पैसे चाहिए तो अपनी स्किल से पैसे को एक्सचेंज करो, कुछ पैसे खुद कमाओ, उसके बाद उसको उस आइडिया में धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आइडिया के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम के पीछे भागो। प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई करो, नहीं तो अपने आइडिया पे आप जो पैसे डालोगे आपको खुशी तो बहुत मिलेगी बट उसके बदले वापस पैसे नहीं मिलेंगे वो डूब जाएंगे। आईटी इंडस्ट्री में अगला सबसे बड़ा चेंज क्या आने वाला तूफान? देखिए, एक तूफान तो अभी चल रहा है एआई का। हाँ। ये तूफान भी अभी चलेगा थोड़ा दिन, इसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आईटी जो एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वर्ल्ड में, इस चेंज को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है और ये अभी एक वेव जा चुका है इसका, जिसको हम बोलते हैं वर्क एट होम। और उसी के अंदर और एक वेव आई थी जो हम लोगों ने काफी इग्नोर की, जिसको मैं बोलता हूँ द एंटरप्राइज ऑफ वन। एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने आप में कंपनी है, वन मैन आर्मी ही एक कंपनी है। और विथ कोविड एंड विथ डिजिटाइजेशन, जो एक बुक आई थी बहुत अच्छी, आपने सुना होगा थॉमस फ्रेडमैन की, द वर्ल्ड इज फ्लैट। तो द वर्ल्ड इज फ्लैट वॉज अबाउट हाउ कंपनीज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन ग्रो। दुनिया कंपनियों के लिए सपाट हुई थी जब इन्फोसिस बनी थी। अब दुनिया आम प्रोफेशनल के लिए सपाट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हर इंसान, उसके पास वही अपॉर्चुनिटी है जो एक अमेरिकन के पास है, एक ब्रिटिश के पास है, एक फ्रेंच के पास है, एक इटालियन के पास है। जब कोविड आया तो उसमें एक झलक हमने देखी उसकी। आदमी घर बैठे क्योंकि वो दुनिया से कनेक्ट हो गया और अपने आसपास से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसने घर बैठे अपनी बिजनेस अपने आप ही बना ली। उसने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, वो कंटेंट क्रिएटर भी बना, उसने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो उसकी एक्सपर्टीज थी उसको उसने बेचा। तो एंटरप्राइज ऑफ वन बना। फिर जैसे ही कोविड गया वापस चीजें नॉर्मल हो गई। तो दो बड़े थीम्स थे, वर्क एट होम, एंटरप्राइज ऑफ वन। ये दोनों थीम की वेव वापस आएगी और बड़ी आएगी। और टेक्नोलॉजिकली अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली ड्यू टू सैटेलाइट इंटरनेट अब जहां नहीं पहुंच पा रहा था वहां भी पहुंचेगा, तो उसके कारण भी इम्पैक्ट आएगा। एआई के कारण काफी काम ऑटोमेट होंगे, तो लोगों की मेहनत कम होगी। लोग जो एग्जीक्यूट कर सकते थे उससे ज्यादा फायदा उनको मिलेगा जो ये बोल सकते करना क्या है। एग्जीक्यूशन है करना क्या है और क्यों है और कैसे आउटकम आएगा, ये सोच के उसको डायरेक्शन देने वाले लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। जो सिर्फ करते हैं उनकी वैल्यू घटेगी। और टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक क्वांटम लीप आएगा। जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग की भी बात करते हैं जी। मैं टेक्निकली रिसर्च से इतना ज़्यादा भी एसोसिएटेड नहीं हूँ फिलहाल कि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ कि वो कब आएगा, किस लेवल पे आएगा, बट हाँ मुझे दिखता है कि दैट विल बी द नेक्स्ट बिग लीप। क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी द नेक्स्ट बिग लीप विच इज राइट आउटसाइड। तो कल्चरली दो चीजें, वर्क एट होम और एंटरप्राइज ऑफ वन। टेक्नोलॉजिकली क्वांटम कंप्यूटिंग सीम्स टू बी राइट knocking on the door in some time. Wow. आज से 5-10 साल पहले आपके लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन थी और आज जो डेफिनेशन है उसमें कोई डिफरेंस आया है? नहीं, बिल्कुल आया। तो पहले लगता था कि नहीं कंपनी कितनी बड़ी होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट 5-10 साल में सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये आया ये कंपनी कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है छोटी रहकर भी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो पूरा सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा थॉट प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है माइंड में, ये बिल्ड होता रहा, तो ये बहुत बड़ा चेंज है मतलब मेरे पर्सनल सोच में। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स सम डीप क्वेश्चंस, एकदम सम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। ओके, अगर आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे होते आईटी में तो क्या कर रहे होते?
मतलब मैंने तो इंटरनेट में, मतलब मैं तो कॉलेज टाइम पे मैंने कोई इंटरनेट समझ में आ गया था कि इसी में करियर बनाना है। जी। तो बिजनेस नहीं कर रहे होते तो जॉब कर रहे होते कहीं। ओके। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप आई टुक वाज टू गो एंड फाइंड अ जॉब। राइट। वो जॉब वाली अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई, हुआ नहीं। हाँ। उस वक्त उतने जॉब्स थे भी नहीं, हाँ। तो कंपनी बन गई। जी। तो दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट लाइन दैट आई वुड हैव टेकन, बट आई गॉट इनटू द सेकंड लाइन। लकीली। हाँ। कितना पैसा या फेम, वेल्थ काफी है? जितने पे आप खुश हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग इतना सोचते होंगे इसके बारे में। और फेम तो आपका इज अ डबल एजेड सोर्ड, राइट। जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रेजेंस। आई थिंक इट्स अ डबल एजेड सोर्ड। तो जितना अच्छा करता है उतना बुरा भी करता है। सो पब्लिक स्पेस में द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट कंट्रोल योर ब्रांडिंग अनफॉर्चुनेटली। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा असली कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो वो टेक है, बिजनेस बिल्डिंग है, वेंचर बिल्डिंग है। बट मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एंजल इन्वेस्टर। तो आप कंट्रोल नहीं करते हो। तो यू फील वेरी अनईजी व्हेन पीपल अननेसेसरली पुट यू इनटू अ सेपरेट ब्लॉक। सो फेम इज नॉट नेसेसरली गुड, बिकॉज जिसके लिए आप फेमस हुए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ आपको उसी दायरे में देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक चैलेंज है। तो मतलब मैं इससे इतना बोर हो गया कि मैं अभी आई एम सोशली राइट नाउ in more of a conservative mode. Okay. Yeah. So I don't, because people only talk about these two things with me. Yeah. And I find it very boring. क्या मतलब डिजिटल मार्केटिंग, जब आपको मार्केटिंग एक बार समझ में आ जाती है ना, तो फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते करते, लोगों को कंसल्ट करते करते एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे समझ में आ गया कि यार इसमें है तो ये 3-4 चीज ही में, फंडामेंटली 3-4 चीज ये घुमा के करना है। तो इसके अंदर और क्या बात करें हम हर वक्त। फिर आप टेक्निक्स की बात करते हो, ऑपरेशन इश्यूज की बात करते हो, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। राइट। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में भी ना उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब है तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन कचड़ा है तो डिजिटल मार्केटिंग उसको सोना नहीं बना सकता है। और कई बार लोग सोचते हैं अच्छी डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी तो मेरा बिजनेस बन जाएगा, वो नहीं बन सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप जो फेम की बात कर रहे हो, फेम इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। मनी आई थिंक इज ओनली एज वैल्यूएबल एज आप जितना उसको यूज कर सकते हो। आप कितना यूज कर सकते हो उसके ऊपर है, आपकी यूजेज कितनी है, आपकी नीड कितनी है। उसके अलावा आई डोंट थिंक दिस हैज मच वैल्यू। राइट। व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्लेक्स? बिगेस्ट फ्लेक्स, हाँ, कि 27 साल में कंपनी कभी भी पिछले साल से कम रेवेन्यू नहीं की। तो हर साल हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, चाहे थोड़ा ही बढ़ाया हो। तो आज से, और इसको 27 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी फ्लेक्स है। This is a beautiful flex and very inspiring one. Thanks. कोई बुक रिकमेंडेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बहुत सी बुक्स हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जस्ट कंप्लीट किया हूँ एंथोलॉजी ऑफ बालाजी। ओके। ये यूएस में है, इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में है, थॉट लीडर हैं, अबाउट क्रिप्टो, अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अबाउट ओवरऑल हाउ टू बिल्ड बिजनेसेस। जी। तो वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बुक्स तो बहुत पढ़ता रहता हूँ, कुछ बुक्स बीच में छोड़ देता हूँ, कुछ पूरी करता हूँ। तो अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा और कुछ नाम, बट कुछ, और मैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। तो उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है। जी। बिकॉज हर चीज़, हर सब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट के, आपने बोला हर बुक में 8-10 पॉइंट के ऊपर कुछ होता नहीं है। तो आई प्रेफर टू रीड डीपर बुक्स। जैसे एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशंस बाय ऑरेलियस, मार्कस ऑरेलियस। वेरी डीप बुक, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, अंडरस्टैंड। तो उन सब में कोशिश करता रहता हूँ कि उसको समझूँ, पढ़ूँ, देखें उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इज इट स्टिल वैलिड, इज इट स्टिल लॉजिकल एंड एप्लीकेबल। आप मेडिटेट करते हो? नहीं। ओके। अभी तक तो नहीं। ओके। पैसे का पावर क्या होता है? पैसे का पावर आपको थोड़ी स्पीड दे सकता है, बस मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें रिसर्च करना ज़रूरी होता है, तो वो रिसर्च का एक बेस दे देता है। मेक सेंस। इज इट लोनली एट टॉप? इट कैन बी, बट इफ यू कैन मेक
good advice, if you can get good advisors or friends who are as advisors to you, I think it's amazing at top. तो अगर आप बोलोगे यदि मेरे को लोनली ही रहना है तो लोनली है, तो आई टेक माई कोर टीम, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ डिस्कशन में, डिबेट में, एकदम ओपनली. हमारी कंपनी में तो हमारे फाइनेंशियल्स भी हमारे सारे एम्प्लॉय के सामने ओपन है, हम कुछ नहीं छुपाते हैं. हमारी स्ट्रैटेजी भी ओपन है, हम कंफ्यूज है तो ये भी हम ओपनली बता देते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हम सर्वाइव कर पाए, लोग हमारे पे भरोसा करते हैं. हमारी कंपनी के अंदर में बहुत लोग हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से कंपनी में हैं. तो वो इसलिए हैं क्योंकि हम ओपन हैं, हमारे पास कुछ छुपाने का नहीं है. आज के दिन हम एक्स अमाउंट ऑफ टोटल अर्निंग को हम सैलरी में देते हैं, तो वो भी लोगों को पता है कि हाँ देते हैं. राइट. तो अगर आप अपने लोगों के साथ में ओपन रह सकते हैं, उनके साथ ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ आपको एक राइट इंसाइट दे सकते हैं, who can differ from you and you can reach out to them whenever you want. So I think then there is nothing called being lonely on the top. Yeah. Okay. Finally, Abhishek ji, do you have any advice for the Gen Z? I think they have very low attention span. I don't know advice सही है कि गलत है, but I think they need to pay more attention. They need to stick to things. They need to, बहुत जल्दी वो आइडियाज़ चेंज करते रहते हैं, वो मैंने देखा है. तो जॉब भी उतनी जल्दी चेंज करेंगे और कर रहे हैं जी. तो उसमें सीखना नहीं हो पाता है. तो अगर आप टिक कर रहें, काम करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी में कहीं भी, बिकॉज आजकल स्टेटमेंट्स को बहुत तोड़ मरोड़ के लिया जाता है. नारायण मूर्ति जी 70 घंटा बोल देते, तो लोग सोचते हैं कि TCS में 70 घंटा काम करो. ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो. तो इसलिए आई एम जस्ट बीइंग वेरी कॉशियस. तो मेहनत करो, हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है ऑल द गैजेट्स एंड टूल्स. इनफैक्ट यू माइट हैव टू फिगर आउट कि किस पे काम करने से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है फ्यूचर में. तो करने को तो बहुत कुछ है, मेरे को लगता है फोकस ज़्यादा होना ज़रूरी है और डेडिकेटेड एफर्ट लॉन्ग टर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच.